मान लो हम लग्न लग्नेश की बात करें जी। तो मान लो लग्न के अंदर हमारा अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, कोई क्रूर ग्रह नहीं है। जी। अब जहाँ जहाँ उस चार्ट में क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो वो उस जगह का सुख नहीं भोग पाएगा। क्या ऐसा होता है? नहीं ऐसा सर, पहले तो हमको देखिए सर, इसमें 2 चीज़ होती है। हाँ, आपने जो क्रूर ग्रह बोला, वो आपने नेटल बोला, हाँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है मतलब नेचुरल नेटल, है ना? नेटल क्रूर ग्रह। भाई क्रूर ग्रह के 2 परिभाषा, ग्रहों को 3 तरह से, सौम्य ग्रह हो गया अपने बुध, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति। बृहस्पति, हाँ। और पापी ग्रह हो गए राहु, केतु, शनि। आज की तो जंजी है, जबरदस्ती क्या एस्ट्रोलॉजी बेकार होती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता। अरे भाई साहब, जो गहरे लोग होते सब मानते, चाहे वो नीता अंबानी जी हो, वो आप दिग्मंत कैंटी जो, तो वही मैंने देखा कि यार चाइना भी है तो वो इतना मानते, लेकिन वो उन्होंने अपनी वैल्यू ही नहीं छोड़ी। हमारे एक ऐसा एक बड़े सेगमेंट ने अपनी वैल्यू छोड़ दी। वैल्यू छोड़ दी मतलब ठीक है, आप कस्टमाइज हो, आप वेस्टर्न को ग्रो करो, बट विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। आज प्रॉब्लम ये था ना कि हम अपने को भूल के दूसरे को अपना रहे हैं। वो क्या है, अपने को दूसरों को अपनाते बट अपने को इंटैक्ट रखते हैं। जैसे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन ऐप्स हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बेनिफिशियल है एस्ट्रोलॉजी के लिए? एक शब्द बोलो सर पहले, फिर डिटेल में। हाँ, ये डिजास्टर, इससे बेस्ट शब्द हो नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रो भक्ति में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज आपने देखा होगा इंटरनेट पे या मार्केट में बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी ऐप्स हैं। आज हमारा जो जीवन है, इसमें एस्ट्रोलॉजी को परसीव करने का, एस्ट्रोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने का एक सही तरीका क्या होना चाहिए, एक सही एस्ट्रोलॉजर को आप कैसे चुनेंगे, हमारे आम जीवन में एस्ट्रोलॉजी आज कैसे भूमिका निभाएगी, आज का पॉडकास्ट इस विषय पे होने वाला है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट हो बेहद खास हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ वैदिक एस्ट्रोलॉजर आलोक पांडे जी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। और प्रभु भक्ति चैनल के सभी परिवारजनों को मेरा नमस्कार। हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आप आज आए हमारे साथ पॉडकास्ट करने के लिए। मेरा भी आभार इतना ही है। आप चाइना में भी काफी टाइम से रहे, जी जी। तो यहाँ के पर्सपेक्टिव में और चाइना के पर्सपेक्टिव देखिए, क्या है मतलब एस्ट्रोलॉजी वहां भी होती है? आई थिंक उसको क्या वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं? ना सर, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी। अरे उनके एस्ट्रोलॉजी देखे सर, मैं चाइना रहा करीब 17 साल। बीच में 2-3 साल के लिए बांग्लादेश चला गया वहां से, बट मेजरली 2004 से 2021 तक चाइना में रहा। तो तो मैं मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। कम से कम हम लोग 100-150 मिल से काम करते थे, फैब्रिक मिल से काम करते थे, कपड़ा फैब्रिक सोर्सिंग में था। तो सबके मालिकों से मिलना जुलना बैठता होता था। आप मानोगे नहीं, मैंने एक बड़े अच्छी स्टडी बनाई कि अगर मैं 100 मालिकों से मिलाऊंगा, फिर लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 1 साल में, तो मेरे को 70 मालिकों ने जरूर मेरा ईयर ऑफ बर्थ पूछा, तुम्हारा ईयर ऑफ बर्थ क्या है? मैंने बताइए जी। अच्छा, तो वो उस साल तो वो वाला ईयर था, मुर्गे का ईयर था, रूस्टर ईयर, ऑक्स ईयर, फॉग, काउ ईयर, पता नहीं उनके जानवरों के नाम पे ईयर्स होते हैं। और ये वर्तमान ईयर क्या है भाई साहब, उसने मेरी प्रोडिक्शन बता दी। अच्छा, ईयर। वो मालिक है सर, उसके पास BMW मर्सिडीज दोनों है। हाँ। वो कभी इससे आता, कभी उससे आता, कभी पोर्शे भी उसने खरीद ली, सब कुछ के बाद है। लेकिन वो जो उसके हम जाऊं, कुछ कान में लाल लाल वो टंगे हुए डॉकेट्स क्या होते हैं वहां के, जैसे हमने विंड चीन टाइप का हम लोग करते। और वहां उसके ऑफिस में भी सब स्क्रिप्चर्स लगे हुए, बिल्कुल फुल ऑफ हाई एनर्जी, रेड कलर के वो सारे। वो मेरे से मेरा ईयर रबर्ट पूछेगा, फिर वो मेरे को प्रेडिक्शन बताएगा। मैं सोचो यार, ये एस्ट्रोलॉजी बता रही थी एक अलग बात है, लेकिन बता कौन रहा है? फिर मेरे को जेपी मॉर्गन वाली बात याद आई। यार हम भैया। क्या ने, हम जबरदस्ती, आज की तो जेंजी है, जबरदस्ती क्या यार एस्ट्रोलॉजी बेकार होती, मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानता। अरे भाई साहब, जो गहरे लोग होते सब मानते, चाहे वो नीता अंबानी जी हो, वो आप दिग्मंत कैंटी जो, तो वही मैंने देखा कि यार चाइना भी है तो वो इतना मानते। उसके बाद क्या हुआ सर, 2007 की बात बताता हूँ मैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने बात करी तो। 2004 में मैं गया, और शादी की तुरंत बाद ही, विवाह की तुरंत बाद ही चलेगा, तो 2007 में पहला बेबी एक्सपेक्टेड था, ठीक है, पहले भी एक्सपेक्टेड। तो उसने कहा तो वाइफ को इंडिया में ड्रॉप करके वापस आने चला गया। तो योर वाइफ इज कंसीव्ड, यस, तो यू वांट टू नो कि भाई बेबी बॉय भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, इन इंडिया इट इज बैन, और आई नो इट इज बैन, बट आप, आई कैन टेल यू, जस्ट डू समथिंग एंड लेट मी नो। समझ? उसने कुछ 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 उपाय बताए कि वो लो, टू लो इंडिया जाना। तो मैं कोइंसिडेंटली में इंडिया जा रहा था 10-15 दिन बाद।
तो उसने मेरे कुछ कुछ चीन पता नहीं क्या कुछ इंस्ट्रूमेंट्स थे, कोई लीवर टाइप के पेंडुलम ऑक्सीलेटिंग टाइप के लीवर तो नहीं, ऑक्सीलेटिंग टाइप के पेंडुलम थे कुछ थे। तो उसने मेरे को दिए, मैं लेके आया। अब मैंने वाइफ के रूम के सामने उनको वो किया और बताया उसको कि भाई वो किस डायरेक्शन में रेस्ट किया है, कितना एंगल में रेस्ट किया, वैसा मेजर कर लिया प्रोटेक्टर चांदे वाले से। उसने बता दी कि आप यार बेबी बॉय, मैं तुम्हें करोड़ रुपए की शर्त लगा के रुका हूँ। और बात वैसे से निकली उससे। तो वो लोग बहुत मानते सर। और उनका जो इंस्ट्रूमेंट या जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट उनका है। तरीका, हाँ, उनके उनके उन्होंने क्या ना, जैसे हमारे नहीं सर होता है कि हर 2-2 घंटे में लग्न बदलती है। हाँ। तो उन्होंने क्या किया, हर 12-12 महीने में उनका वो बदलता है, ईयर ईयर ऑफ एनिमल, जैसे ऑक्स का है, रूस्टर का है, पिग का है, ऐसे करके उन्होंने ईयर बनाए हुए हैं। तो वो जो जैसे हमारे 12 राशि ना, उनके 12 ऐसे एनिमल्स के बनाते हैं। तो उसमें वो सारा उस हिसाब से प्रोडिक्शन बताते हैं कि भाई ये है तो इसकी ये। अच्छा, हमारी तो सर अगर हम सिर्फ राशि बताए ना, हम तो पूरी कुंडली देखने के बाद बताते हैं कि भाई इस ईयर में बेस्ड ऑन दशा की दशा अंतर दशा आने पे आपके साथ ये होगा। बट वो लोग तो उस समय ही एक बता देते, पता नहीं इनका अजीब सा मैजिक कुछ होता है। मतलब वो आपके गुणधन के साथ साथ आपकी घटनाएं बता देते हैं। भाई कुंडली से हम क्या जानते हैं, दो चीज जानते हैं, अपने गुणधन, अपने साथ घटने वाली घटनाएं, उस भाव से जो हमारे संबंधी जुड़ा उसके गुणधन और उसके साथ होने वाली घटनाएं ना। फॉर एग्जाम्पल 5वें भाव से माँ जुड़ी है, तब सॉरी चौथे भाव से माँ जुड़ी, तो भाई चौथे भाव में माँ का नेचर कैसा होगा, गुणधर्म जुड़ जाएंगे, और माँ के अगर कुछ गलत कभी हो रहा होगा तो एक डायरेक्शन मिल जाएगी, एक वार्निंग मिल जाएगी। तो वो लोग क्या है, वो उस रोस्टर ईयर से कुछ को कैलकुलेशन करते हैं, वही घटना ही बता देते हैं, ना सिर्फ गुणधर्म। मैं सोचता सिर्फ गुणधर्म बताएंगे, तो घटना ही बता देते हैं। बाकी एस्ट्रोलॉजी मार्केट कैसा है वहां से? मानते सर सारे हैं। देखिए सर, चाइना और इंडिया में अभी ठीक है, अभी इवॉल्व हुआ है हम लोग। लेकिन मैं एक जो कोर फर्क मैं बताऊं सर आपको, कोर फर्क ये है कि चाइना ग्रो किया। मैं आपको ऐसे बताऊंगा, जैसे परदेश फिल्म का एक डायलॉग बड़ा अच्छा होता था, वो शाहरुख खान अपना वो दोस्त भेजता है देखने के लिए, एक बार देख क्या कैसा क्या है, तो आता देता महिमा चौधरी गोबर ओबर क्या कुछ फाट रही हो, कंडे गाय को सानी वानी लगा रही, ठीक है। वो बोलता है भाई ये सब नहीं चलेगा, उसको ये सब पसंद नहीं है, शाहरुख खान का नाम जो भी मूवी में मुझे याद नहीं, वो सब नहीं चलेगा इसको। तो एक स्टेटमेंट देती बड़ा अच्छा, बोलती भाई हम ग्रोथ आगे बढ़ने के लिए पीछे को नहीं छोड़ते, हम जीवन में ग्रोथ करने के लिए अपने संस्कारों को, मूल्यों को, नैतिकता को नहीं छोड़ते। ये है चाइना सर। चाइना इतना ग्रो किया लेकिन एस्ट्रोलॉजी को पूरी तरह मानता है। एस्ट्रोलॉजी को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर्स को सारा पूरी तरह मानता है। जो उनके कल्चर है, बुद्धिस्ट कल्चर, ठीक है, आज उससे लोग डिवोटेड नहीं, मतलब नंबर ऑफ आवर्स के हिसाब से बात है ना, इतना डेडिकेट नहीं हो पाते, लेकिन वो उन्होंने अपनी वैल्यू नहीं छोड़ी। हमारे क्या सर, एक बड़े सेगमेंट ने अपनी वैल्यू छोड़ दी, वैल्यू छोड़ दी मतलब ठीक है, आप कस्टमाइज हो, आप वेस्टर्न को ग्रो करो, बट विदाउट लूजिंग योर सेल्फ। आज प्रॉब्लम ये था ना कि हम अपने को भूल के दूसरे को अपना रहे हैं। वो क्या है, अपने को दूसरे को अपनाते बट अपने को इंटैक्ट रख के। तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी है, कुछ और भी फेंगशुई वगैरह वहाँ बड़ी फेमस है, जो विधा है फेंगशुई, उनकी अपनी टेक्निक्स ना बड़ी कारगर होती है सर, मैंने देखा है। जैसे यहाँ भी बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन एप्स हैं, हम्म। आपको क्या लग रहा है कि क्या ये बेनिफिशियल है एस्ट्रोलॉजी के लिए? एक शब्द बोलो सर पहले, फिर डिटेल में। हाँ, ये डिजास्टर, इससे बेस्ट शब्द हो नहीं सकता। अब आप पूछो क्यों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ। मेरा सर क्या है कि मैं बता दें कि मैंने जब 2016 में देखा ज्योतिष को, जब ज्योतिष को डिटेल रोज के 6-7 घंटे देने शुरू कर 2016 से, तो मैंने अपने पीछे की ट्रैकिंग तो कर ली, ईयर ऑफ बर्थ से लेके कि भाई इस समय मेरे ये गोचर ये दशा आई थी, या ये दशा संधि आई थी, ये हुआ था। उसका समय फिर ट्रैकिंग अपनी ऑनवर्ड जारी, वो एक हैबिट बन गई अपनी और अपने रिलेटिव्स की, सबकी। मैंने एक चार्ट बना रखा। आज 26 लोग हैं जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, ससुराल साइड से और मेरे अपने साइड से, तो उनका बना रखा है गोचर, उनके उनके कुंडली के देख ले कि ट्रिगर्स क्या क्या है, अच्छे टाइम के पोटेंशियल, अच्छे टाइम को मैक्सिमाइज करना और बुरे टाइम को मिनिमाइज करना। फिर आज गोचर किसका कहो, वो गोचर और दशा के हिसाब से इनको अलर्ट देता रहता हूँ। तो ऐसे मैंने अपने अपने आप के लिए भी एक अलर्ट बनाया था 2000 लास्ट ईयर में, 2000 नवंबर में, लास्ट ईयर 2024 नवंबर में। मुझे मालूम चल गया था कि अगले साल, अभी वैश की दशा तो मेरी चल रही है, वो ठीक है, भाग्येश भी है, लेकिन इसमें अगले साल प्रबल मार्केश की अंतर्दशा आ रही है।
तो जैसे बोलते हैं ना ज्योतिष में, महादशानाथ अपने हिसाब से सब कुछ नहीं करता, अंतरदशानाथ के हिसाब से करता है। अगर अंतरदशानाथ एक सिग्नल देगा, तो महादशानाथ का जो दूसरा रोल है, अगर ये बुरा सिग्नल, तो वो बुरे सिग्नल से कॉमन वो कोलिनियर हो जाएगा, अलाइन कर जाएगा। मतलब कि वो कॉमनिटी, हमको कॉमन फीचर दूसरों में देखना है। तो ये मैंने लास्ट ईयर कुछ 12-13 महीने पहले देख लिया था कि भाई अगले साल मेरी जनवरी में प्रबल मार्केश की महादशा आ रही है, ये मेरे को मारेगी, अच्छे से मेरे एग्जाम लेगी। बात क्लियर मालूम था। उसकी दृष्टियां कहाँ कहाँ पे है, जो अंतरदर्शनाथ है वो मालूम थी मेरे को। ये मैंने देखा षटबल में अंतरदर्शनाथ महादर्शनाथ से कहीं ज्यादा अच्छा है। मेरे महादर्शनाथ का षटबल 1.5 है, और अंतरदर्शनाथ का, सॉरी, महादशराथ का षटबल 1.1 है। और ये मैंने समझ गया कि सरकार अंतरदशनाथ की बनने वाली जो प्रबल मार्केश है, और उसकी दृष्टि कर्म भाव पे, कंपटीशन भाव है, वो शत्रु भाव, मुझे मालूम था ये एक्टिव, जबरदस्त तरीके से एक्टिवेट होने वाले हैं। वही हुआ 20 साल। मैं जिस इस्टेब्लिश कंपनी में काम करता हूँ, मैनेजमेंट चेंज हुआ, तो कुछ रीजन से मेरे को फिर छोड़ना पड़ा। वेवलेंथ नहीं मैच कर रही थी। अभी हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी को, देखते हैं एक नॉर्मल व्यक्ति को एस्ट्रोलॉजी अपने जीवन में कैसे परसीव करनी चाहिए। सर एस्ट्रोलॉजी में क्या है ना कि आप आज जैसे स्टार्ट करते हैं आज के मॉडर्न टाइम से, तो हम लोग बात करते हैं कि हमारे अपने गोल्स बनाते हैं, राइट। गोल्स हैं, प्लान्स हैं, इस टाइम में हमें ये गोल अचीव करना है। तो क्या सब कुछ हमारे अपने हाथ में होता है? मैंने जब आईएम किया था, तो आईएम में हमें सबसे पहला सबक यही बताया जाता है कि भाई देयर इज अ टूल कॉल्ड पेस्ले एनालिसिस। पेस्ले टूल, पेस्ले एनालिसिस। पेस्ले स्टैंड फॉर कि पी फॉर पॉलिटिकल, ई फॉर इकोनॉमिकल, एस फॉर सोशल, टी फॉर टेक्निकल, एन फॉर लीगल, ई फॉर एनवायरमेंटल। ये 6 फैक्टर्स, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्निकल, लीगल, एनवायरमेंटल, ये 6 फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रीच के बाहर होते हैं, और वो हमारे रिजल्ट को अफेक्ट करते हैं, प्रोवाइडेड कि हम कितना भी अच्छा कर्म कर लें, कितना भी डायरेक्शन कर्म कर लें। मतलब ये 6 चीजें ऐसी होती हैं जो क्वांटिफाई करती है कि चीजें हमारे रीच के कई बार बाहर होती हैं। तो उस चीज को, पैसे फैक्टर को, इसका मतलब स्टैब्लिश हो गया कि सब चीजें, ऐसा नहीं कि मेरे चाहने से सब कुछ हो जाएगा। तो उस फैक्टर में एस्ट्रोलॉजी बड़ा पार्ट प्ले करती है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी भी वही चीज है कि जो फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, हमारी डायरेक्शन डिसाइड करने में हमें हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारी डायरेक्शन सिर्फ हमारे अपने एफर्ट पे होगी। ये 6 फैक्टर्स है। उसी तरह हमारे जो एस्ट्रोलॉजी में पुराने जन्म के आधार पे हमें एक बर्थ चार्ट मिला, राइट। पास्ट लाइफ, मतलब ऐसा ऐसा बोला जाता है कि जो हमारा बर्थ चार्ट है वो हमारे पुराना जो पास्ट लाइफ है उसका रिपोर्ट कार्ड है। रिपोर्ट कार्ड है उसका, उसकी एक बैलेंस शीट है। लेट्स से कि 31 मार्च की रात में मेरी मृत्यु होती है, और 1 अप्रैल को मैं सुबह जन्म ले लेता हूँ। हाँ, तो वो क्या हुआ, मेरी बैलेंस शीट होगी। अब उस बैलेंस शीट में कई एरियाज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी में कई डिपार्टमेंट्स हैं, तो लेट्स से 12 भावों को 12 डिपार्टमेंट्स मान ले, उनके अंदर सब डिपार्टमेंट्स भी अलग अलग। तो अब उन डिपार्टमेंट्स में कहाँ पर मैं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ, कहाँ पर मैं आगे जा रहा हूँ, तो ग्रोथ जो है मेरे को कहाँ पे सस्टेन रखनी है, और जहां मैं लैग बिहाइंड कर रहा हूँ उससे मेरे को कहाँ पे आगे आना है, वो सब मुझे मालूम करना पड़ेगा। और सर, अगर कोई बोले हमारी आपकी बात को काउंटर करेंगे, भाई एस्ट्रोलॉजी तो अनसाइंटिफिक है, एस्ट्रोलॉजी को अभी कहीं किसी यूनिवर्सिटी के करिकुलम वगैरह में नहीं इंक्लूड किया जाता है, तो मैं इसको बिल्कुल शुरू से लेके आदिकाल से लेके मानव काल तक की एक एक जर्नी मैं डिफाइन करना चाहूंगा। हाँ, सबसे पहले आते हैं हमारे ऋषि मुनि, जिन्होंने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी बनाई। अब ऋषि मुनि हमारे खराब तो थे नहीं। सत्य काल में भगवान से कनेक्शन का माध्यम मेडिटेशन ही माना जाता था। वो सारे मेडिटेट करके उन्होंने वो अंतरिक्ष की परिकल्पना कर ली जो आज एस्ट्रोनॉमी कर पाई है, यूजिंग वेरियस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स, राइट। उसके बाद आती है भगवत गीता। सतयुग से हम त्रेता उसमें आगे, द्वापर में आगे, त्रेता को क्रॉस करके द्वापर में भगवान श्री कृष्ण ने बोला है, गीता का फेमस श्लोक हम सभी जानते हैं, कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो इसके 2 मायने हैं। कर्म कर फल की चिंता मत कर का पहला मायना है कि भाई आप फल की चिंता करोगे तो आप कर्म पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो एक तो फोकस के लिए बोला उन्होंने, राइट। दूसरा ये है कि अगर मैं कर्म की चिंता ना करूं, क्यों ना करूँ, तो भगवान ने बोला क्योंकि वो तुम्हारे हाथ में है ही नहीं। तो फिर प्रश्न आता है किसके हाथ में ही है? कहीं ना कहीं तुम्हें क्वांटिफाई करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है, किसी किसी ऐसी सुपर नेचुरल चीज, पावरफुल चीजों के हाथ में जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, राइट। क्योंकि हमने कर्म तो कर दिया, फल की चिंता नहीं करी क्योंकि वो हमारे हाथ में नहीं है। अब हम द्वापर से आते हैं मॉडर्न युग में।
मैं कोट करना चाहूंगा, 1904 में, 1904 या 5 में दुनिया का सबसे पहला बैंक किसने बनाया? सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका में सबसे पहला बैंक बनाया मिस्टर जेपी मॉर्गन ने। जेपी मॉर्गन। जेपी मॉर्गन, ठीक, बैंक बनाया। जेपी मॉर्गन के बारे में बड़ा फेमस कोट है, हम जाके वो उसको गूगल कर सकते हैं जाके, कि भाई मिलियनर्स डू नॉट यूज एस्ट्रोलॉजी बट बिलियनर्स डू। मतलब कि लखपति करोड़पतियों का एस्ट्रोलॉजर नहीं होते, लेकिन अरबपति खरबपतियों का एस्ट्रोलॉजर होते हैं। अब इसमें कुछ डेफिनेटली कुछ ना कुछ लोग बोला कि नहीं, डिबेटेबल भी है कि बोला नहीं बोला, ऐसे दो तरह के व्यूज हैं गूगल पे। बट इसमें और डीप डाउन अगर हम स्टडी करेंगे तो उनकी एक एस्ट्रोलॉजर होती थी, इवेंजेलिन एडम्स। जेपी मॉर्गन के जेपी मॉर्गन कोई भी काम इवेंजेलिन एडम्स से पूछे बगैर नहीं करते थे, और ये प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड केस स्टडीज है। आप कहीं भी जाके रिसर्च कर सकते हैं, कोई भी कहीं भी जाकर रिसर्च कर सकता है कि इवेंजेलिन एडम्स पे 1915 में 3 केसेस चले कि उन्होंने 3 प्रोडिक्शंस की थी। तो उन्होंने जिन्होंने केस की प्रोडिक्शंस अभी ऐसा नहीं फलित नहीं हुई थी, वो टाइम नहीं आया था, बट लोगों ने गेस कर दी कि जी आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। उससे बाकायदे लीगल केस चले, और वो लीगल केस में बाद वो तीनों केस जीत के बाहर आई। और प्रोडिक्शन की सही, वो अलग टॉपिक है, प्रोडिक्शन भी सही हो गया, तीनों केसों में लीगल केस में जीत के बाहर आई। ठीक है, ये हो गया हमारा मॉडर्न काल की स्टैब्लिश। और मैं बात भारतवर्ष की नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका की। तो जिन्होंने वर्ल्ड आज मॉर्गन स्टैनली वगैरह, उन्हीं की सारी एसोसिएटेड कंपनीज हैं, जिनमें कि आप जानते हैं मॉर्गन स्टैनली वगैरह कितने हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके बंदों को रिक्रूट करने वगैरह के। तो जेपी मॉर्गन मतलब गलत तो बोलेगा नहीं। उसके बाद हम आते हैं सर, और थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भाई टेस्ला, ठीक है, निकोल टेस्ला। अब निकोल टेस्ला जो टेस्ला कंपनी बनाई है, वो निकोल टेस्ला से इंस्पायर होकर बनाई। टेस्ला, हु वाज निकोल टेस्ला? निकोल टेस्ला एक साइंटिस्ट थे। निकोल टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बड़े अच्छी बात कही थी कि इफ यू वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, इफ वी वांट टू नो द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स, वी हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्स। अगर हमें ब्रह्मांड के सत्य जानने हैं तो हमें एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशंस के टर्म्स में जानना होगा। अब उन्होंने तो ये बोल दिया, लेकिन हम अगर डीप डाउन द लाइन इसको सिग्निफाई, क्वांटिफाई, कहीं ना कहीं इसको एक डायरेक्शन देना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कोई तो कॉस्मिक पावर है, एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्स उसी से कंट्रोल होते हैं। और हमारी एस्ट्रोलॉजी क्या बोलती है सर? वो भी तो ये बोलती है कि ग्रहों की एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी, वाइब्स। आप कैसे, एस्ट्रोलॉजी क्या है सर? स्पेस, एनर्जी एंड टाइम। निकोल टेस्ला ने बोला कि इफ यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। अगर आपको यूनिवर्स का सत्य जानना है, कुंडली क्या होती है सर? स्पेस, एनर्जी एंड टाइम। व्हाट इज स्पेस? भाव एंड राशि। व्हाट इज टाइम? नक्षत्र। एंड व्हाट इज एनर्जी? ग्रह। नक्षत्र टाइम हो गए, तभी तो हम बोलते हैं कि भाई एक पंचांग है नवतारा सिस्टम में, कि आप इस समय पे ये मुहूर्त मुहूर्त पे हम सारे काम करते हैं। ये सब स्टैब्लिश चीजें हैं, इतने साल वर्षों से हिंदुस्तानी हो रही, वो गलत नहीं कि मुहूर्त वगैरह पर वो सारे नक्षत्र बेस्ड होते हैं, मीन्स टाइम, राइट। टाइमिंग ऑफ द इवेंट नक्षत्र से हम डिसाइड करते हैं, वो इवेंट जो हम प्री प्लान कर सकते हैं। जो अनप्लान्ड आने हमारे तरफ से, वो तो अलग इवेंट्स हैं। और ग्रह मीन्स एनर्जी। तो वो चीज आखिर में वही होगी ना, कि जो निकोल टेस्ला ने बोली थी वो चीज कस्टमाइज हो गई कहने की। फिर हम और आते हैं, और मॉडर्न एज में आते हैं, तो हम देखते हैं कि भाई आज से कुछ 15 साल पहले हमारे जो प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, उनका आप एक वीडियो देख सकते हैं करलिन फोटोग्राफी पे। वो जब गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि मैं जब कल वो जाना था योगा सेशन में, कुछ आरएसएस का योगा सेशन वगैरह था 40 दिन का। जाने के पहले उन्होंने अपना ऑरा मेजर किया कर्लिन फोटोग्राफी से, तो वो ऑरा 1 लाख से इतना आया। उन्होंने बोला भाई इतना सा ऑरा था मेरा, और 40 दिन के योगा मेडिटेशन सेशन के बाद मेरा ऑरा इतना हो गया, लाइक वॉशिंग मशीन के साइज से भी बड़ा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो हम एस्ट्रोलॉजी में ऑरा एनर्जीज की बात करते थे, अब वो क्वांटिफाई भी होने लगी, और हमने क्वांटिफाई नहीं किया। अभी जेपी मॉर्गन अमेरिका की बात बताई थी मैंने, अब मैं कर्लियन रशिया भी चला गया। तो कर्लियन जो रशिया की टेक्नोलॉजी है, आज मेरे पास भी उसका सॉफ्टवेयर है, वो सब्सक्रिप्शन, उसकी एक कॉस्ट होती है, सब्सक्रिप्शन की मंथली कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट होती है। वो सारी प्रोडिक्शन बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव डेटा कर देता है।
वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। आप अपना चार्ट हाँ, डालोगे। आप नहीं, आप अपना चार्ट नहीं डालेंगे उसमें सर, सिंपल आपको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, बहुत वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट पास करती है, एक नॉब होता है, उस पर आपको 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आपको अपनी उंगली लगानी पड़ेगी, वो सारी रीडिंग्स बता देगी। वो रीडिंग्स जो बताएगी, वो वही रीडिंग्स बताएगी जो हमारी एस्ट्रोलॉजी से रिलेट करती है। रीडिंग मतलब वो एस्ट्रोलॉजिकल रीडिंग होगी या फिर ऑरा वो ऑरा की रीडिंग्स होंगी, उनमें कुछ क्वांटिटेटिव डेटा भी होगा। और ऑरा, देखिए सर, हमने जब एस्ट्रोलॉजी की, हमने समझ लिया कि एनर्जीज है भाई, 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह तो हमारे अच्छे नहीं होंगे किसी बंदे की कुंडली में, कोई ग्रह चैलेंजेस दे रहे होंगे, कोई ग्रह कंफर्ट दे रहे होंगे। दो ही सी चलते, सी सी, सी फॉर चैलेंज, सी फॉर कंफर्ट। अगर मेरे से लोग पूछते हैं भाई ज्योतिष क्या है, मैं बोलते सी सी, 2 सी है। आपको ये देखने की किस, कौन से कॉम्बिनेशन आपको सी फॉर कंफर्ट दे रहे हैं और कौन से कॉम्बिनेशन ऑफ सी फॉर चैलेंज दे रहे हैं। तो चैलेंज दे रहे हैं तो वहां पर हमको अकॉर्डिंगली एक्ट करना है। तो अब ये आया कि जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तो हम कुंडली के हिसाब से हमें रत्न प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। रत्न हमें जो बताया जाता है वो हमें बताता है कि रत्न आप पहनोगे तो जी, जो आपका वीक है, 7 चक्रास हैं आपके बॉडी में। 7 चक्र। जो चक्रास है, उस चक्रास से जब आप वो पर्टिकुलर ग्रह की जो एनर्जी है, उस जब आपकी स्किन टच करेगा वो, तो उससे प्रोपोगेट होते हुए, रिफ्लेक्शन डिफ्रैक्शन होते हुए आपकी बॉडी में पहुंचेगा, वो चक्रास एक्टिवेट हो जाएंगे। ये हमें एस्ट्रोलॉजी में बताया। यही फिगर कलरिंग फोटोग्राफ्स में आते हैं। आपके चक्रास के कलर कि भाई पहले ग्रे था, नाउ इट्स मोर ब्लूअर, नाउ इट्स ऑरेंजर, रेडर, डीप ऑरेंजिश। वही चक्रा के कलर और वही ऑरा के सराउंडिंग्स, ग्रे से लेके डीप ऑरेंज तक, वही जो हमें उसमें बताया गया था, इंडियन एस्ट्रोलॉजी में बताया गया था कि भाई यंत्र से आपके चक्रास बैलेंस होते हैं, चक्रास एक्टिवेट होते हैं, जो चक्रास आपके स्लीपिंग मोड में थे। वही चीज हमको कलियन फोटोग्राफी ने क्वांटिफाई करके दे दी। किस, कहाँ ओरिजिन है इसका, रशिया का। तो एस्ट्रोलॉजी गलत कैसे हो सकती सर, क्वांटिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर मैं वही बात, जो मैंने आई एम बैंगलोर से सीखा पेस्ले एनालिसिस, सारी मैंने एमबीए कॉलेज में फर्स्ट तो ले समझता पेस्ले एनालिसिस। तो मैं पेस्ले एनालिसिस में 6 फैक्टर जो मैंने अभी बताए थे, वो 6 फैक्टर आपके रीच के बाहर होते हैं। मतलब कुछ काफी कुछ आपके रीच के बाहर होता है। ऐसा नहीं कि हमने सोच लिया कि हमने गोल डिसाइड कर लिया तो मिल जाएगा, उनमें 6 फैक्टर से कंट्रोल होता है। तो इसका मतलब कुछ तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। तो हैज प्रूव्ड कि एस्ट्रोलॉजी वर्क करती है। मैटर करता है कि कल बताने वाला कैसा। सर आप ये देखो ना, एक प्लेन लेट से दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए फ्लाई करना है, ठीक है, पायलट बोल दे कि जी मेरे को तो इतने थाउजेंड्स ऑफ आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है और इतनी इतनी एयरलाइंस का एक्सपीरियंस है, मल्टीनेशनल एयरलाइंस का एक्सपीरियंस है, इतने थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, और कोई दिक्कत नहीं। मैं तो ऐसे बगैर ये जाने वेदर फोरकास्ट फ्रॉम न्यू दिल्ली टू न्यूयॉर्क, मुझे जरूरत नहीं वेदर फोरकास्ट में, ऐसे चले जाऊंगा। विल इट वर्क? नहीं। नहीं करेगा। क्योंकि सर यहाँ से उड़ेंगे, सबसे बड़ी पाकिस्तान ईरान वाले, ईरान में नहीं, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन आएगा। हो सकता है वहाँ बादल, वहाँ टर्बुलेंस अलग तरह की हो। उसके बाद हम उधर जाएंगे बाकू और ये सारा कुछ जो आर्मेनिया अजरबैजान वाले एरिया में। फिर हम ब्लैक सी, कोरिया, ब्लैक सी जाएंगे, टर्की आ गया, फिर ब्लैक सी आ गया। फिर हम यूरोप में एंटर करेंगे, हंगरी वगैरह ये सब कंट्री से हम यूके जाएंगे, वहां से हम फिर अटलांटिक क्रॉस करेंगे, वहां से हम न्यूयॉर्क जाएंगे। इतने लंबे जर्नी में थ्रू आउट वेदर एक जैसा होगा सर? नहीं होगा ना। लेट्स से कि 12-13 घंटे 16 घंटे की फ्लाइट है न्यूयॉर्क, एक जैसा वेदर तो होगा नहीं। तो वो कितना भी अच्छा पायलट होगा, कितने भी थाउजेंड्स ऑफ फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस, बट उसको लेना पड़ेगी डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन? किन फैक्टर्स की? जो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो सिमिलर केस एट पार, एस्ट्रोलॉजी इज एट पार। तो जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, तो जो कर्मास हैं, कर्मास को हम कुंडली के थ्रू, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू कैसे अलाइन कर सकते हैं? क्या होता है कार्मिक अलाइनमेंट? तो ये कार्मिक अलाइनमेंट में के लेवल्स की बात करते हैं ना। सबसे पहला तो ये होता है कि भाई एक ट्रेडिशनल ज्योतिषी की बात, एक बंदा ये बंदी जाती है तो ये कि भाई आपका ये ग्रह खराब है, ये भाव खराब है, तो ये उपाय कर लो। वो होता है सबसे लोएस्ट लेवल ऑफ कार्मिक अलाइनमेंट, ठीक है। वो उपाय जिनकी कोई ट्रेसिबिलिटी नहीं है, हमें कहीं पे वेद पुराण में या उपनिषद में कहीं इसका कोई पोर्ट अनपोर्ट नहीं है। चलो कोई बात नहीं, उस पर मेजोरिटी मानती, मैं उस पर डिबेट में नहीं जाना चाहता। उसके बाद आते हैं हम कार्मिक अलाइनमेंट की, भाई आप यू नो मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि कार्मिक अलाइनमेंट वाली सब्जेक्ट थोड़ा सा 2 मिनट और लेना चाहूंगा।
इसमें मेन चीज होती है भगवान से कनेक्शन। देखिए, नवग्रह क्या है, बड़े शास्त्रों में कहा कि नवग्रह इज नथिंग बट विष्णु के अवतार। विष्णु के 9 अवतार हैं। कोई क्या कुर्मा अवतार है, कोई मत्स्य अवतार है, श्री कृष्ण जी चंद्रमा से रिलेट किए आते हैं, रामचंद्र जी सूर्य से रिलेट किए आते हैं, ऐसे ही मंगल वगैरह सारे कुर्मा अवतार और नरसिंह अवतार इससे करके रिलेट करते हैं। तो मेन चीज होती है भगवान से कनेक्शन, कार्मिक अलाइनमेंट में। अभी मैंने वो उपाय लेवल बताई, अब आएगा कार्मिक अलाइनमेंट। तो भगवान से कनेक्शन, ये बड़ी अच्छी बात बोली जाती है कि भाई मैं पहले सबसे पहले चारों युग का कोट करूंगा कि कैसे कनेक्शन होता था। ये सतयुग में कैसे कनेक्शन होता था, ये इस्कॉन ने बड़ा अच्छे डिबेट में मैंने वहां से सीखा था। सतयुग में भगवान से कनेक्शन होता था मेडिटेशन के द्वारा। ऋषि मुनि ध्यान करते थे और पूरा भूगोल ज्योग्राफी सारा भगवान से कनेक्शन सारा उन्होंने स्क्रिप्टेड डाउन कर दिया था, जो हम आज देख रहे हैं बृहद पराशर शास्त्र जो भी और ग्रंथ है। उसका दम त्रेता पे आते हैं। त्रेता में कैसे होता है, त्रेता में यज्ञ होते थे, भगवान से कनेक्शन में यज्ञ होता है। तो वो राक्षस ने आके यज्ञ में वो डाल दिया, हम सारी कहानी सुनते हैं, गलत कर दिया, भंग कर दिया, यज्ञ से कनेक्शन होता था। फिर आ गया द्वापर युग। द्वापर युग में कैसे कनेक्शन था भगवान से, भक्ति के द्वारा, मीरा की भक्ति ना, सुदामा कृष्ण वाली भक्ति का स्टोरी। अब आया कलयुग। तो सतयुग का मेडिटेशन, त्रेता का यज्ञ, यज्ञ, हाँ। द्वापर का भक्ति, कलयुग का मंत्र। इस्कॉन बोलता है कि कलयुग में मंत्र से भगवान से कनेक्शन होता है। तो कार्मिक, आपके क्वेश्चन पर वापस आता है, कार्मिक लर्निंग का दूसरा लेवल हो गया मंत्र। इसमें बड़ी अच्छी बात एक बोली जाती है कि मंत्र, जैसे हम ना हनुमान चालीसा, मोस्ट ऑफ द लोग क्या करते हैं कि भाई करते तो है बट वो खाना पूरी करते हैं, वो ऐसे वो कुछ और काम भी करते हैं जो हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं। इसने बड़ी अच्छी बात बोली कि अनलेस एंड अनटिल आप शब्दों पे फोकस नहीं करेंगे, भाव से फोकस नहीं करेंगे, तो इट विल बी लाइक कि मोबाइल विदाउट ए सिम कार्ड। आप कॉल लगा रहे ऊपर, अगर किसी सिम कार्ड मोबाइल ने सिम कार्ड कनेक्शन बनेगा नहीं। तो कनेक्शन बनाने के लिए आपको उनके साथ, जैसे एक 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 शब्द, तो शब्द आपका ध्यान भटके नहीं, आप शब्दों में फोकस करें ना। हम शब्दों में फोकस करें, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, शब्दों में फोकस करें। शब्दों में फिर भाव भी तो इसमें शब्दों में फोकस करें तो बहुत से अल्टीमेट आ जाएंगे, क्योंकि बाहर से डिस्ट्रैक्शन हट जाएगा ना। मोस्ट ऑफ द केसेस आप अपने, हम सारे अपने नेबरहुड में देख लें कि हनुमान से जस्ट फॉर द नेम से ऐसे करके मैंने कई लोगों को देखा है, नहीं फलेगी सर। तो मंत्रों से कनेक्शन हो गया है ना, ये दूसरा लेवल ऑफ कार्मिक अलाइनमेंट जो आपका क्वेश्चन था। अब मैं बात करता हूँ कि भाई ये सब तो जो मैंने बोला है तो दुनिया बोल रही, तो मैं ऐसा क्या यूनिकनेस ला रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास क्या है, मेरे को भगवान का बड़ा आशीर्वाद, बड़े यूनिक टाइप के आशीर्वाद मिले मेरे को। सर पहले तो भगवान ने मेरे को बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया कि मेरे को भारत के सबसे टॉप प्रतिष्ठित संस्थानों से पढ़ने का या उनसे जुड़ने का मौका मिला। आपने आईआईटी और मैंने IIM बेंगलोर से मैक्रो मास्टर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट किया, और मैंने 3 IIT से अलग में सर्टिफिकेशन कोर्सेज की, IIT बॉम्बे से सस्टेनेबल बिजनेस, IIT दिल्ली से क्लॉथिंग कंफर्ट, और IIT कानपुर से बिजनेस नेगोशिएशन। तो एक तो ये मेरे को मिला आशीर्वाद। दूसरा, उसे एक साथ साथ आशीर्वाद मिला कि मैं मल्टीनेशनल्स में काम किया। पिछले 29 साल से मैं क्रॉस कल्चर एनवायरनमेंट में चाइनीज टीम के साथ चाइना में रहा। मैं करीब 15 साल चाइना में रहा, कुछ साल मैं बांग्लादेश में रहा। तो वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी जो लोकल है उनसे, उनके साथ काम करने का मौका मिला, क्रॉस कल्चर सीखने का, एक्सचेंज का। यही चाइना में रहा, एक्सचेंज का मौका मिला ये। और साथ साथ पिछले ये सब तो ज्योतिष तो बचपन से जानता था, माँ पिताजी अपने लिए आते थे कहीं ना कहीं, बट थॉरथ जो अंडरस्टैंडिंग है वो पिछले 10-12 साल से मेरे डेवलप हुई। 2016 की बात है, जब बिगनिंग के मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मतलब धोखा हो गया, मतलब मेरे सब कुछ अच्छा करने के बाद में भी। तो आई गॉट पजल कि भाई ये क्या हुआ, क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। सब तो, सवाल आता है। तो फिर घर वाले भाई पंडित जी के पास ले गए। तो पंडित जी ने कहा वो ऐसा ना कि वो ये था दशा संधि में, तो ये होने था। तो वो वर्ड मेरे दिमाग में स्टक है, दशा संधि। अच्छा, टिप्स बिट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी में जानता था उस समय, तो ग्रहों के कारकत्व वगैरह वो सब जानता था, 2016 बिगनिंग की बात बता रहा हूँ। बट वो स्ट्राइक करके दशा संधि क्या है, फिर मैंने उसको कोरिलेट किया अपनी पूरी लाइफ को। तो मैंने पाया यार, जब जब मेरी लाइफ में दशा संधि आई है, जब जब फलान तरह का कॉम्बिनेशन आया दशा में, तो ये हुआ है।
तो अब वही बात आती है कि जो मैं आपको बता रहा था कि भगवान ने आशीर्वाद, अच्छा भगवान ने फिर पिछले 10-11 साल से जो मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, आप हंसोगे जान के सर। मेरे घर में रिलेटिव्स आते हैं होम टाउन से, कानपुर से, इन लॉज आते हैं या कोई लोग आते हैं, वो रहते हैं हफ्ते 10 दिन, ठीक है। वो मेरे को देखते हैं ऑफिस जाते हैं, ऑफिस आते हुए वो मेरे को देखते हैं सोते हुए। उसके अलावा तीसरा जो टाइम होता है ना, वो मेरे को सिर्फ एस्ट्रोलॉजी पढ़ते देखते हैं। मैं अपने अपने रिलेटिव्स की बात बता रहा हूँ, 4-5 दिन तो वो चुपचाप रहे देखते हुए। उस छठे दिन भाई से पूछ ले कि भाई ये और कोई काम करता है कि नहीं करता है, ये सारा टाइम एस्ट्रोलॉजी पे रिसर्च किया करते हैं क्या, मतलब कुछ ना और नहीं करता। तो मोबाइल में बंदे सारी कुछ और नहीं करती, सिर्फ यही करते हैं ये। हाँ कभी कभार बात कर ले भाई, तो एक अजीब सा इंटेंस डेवलपमेंट होगा। तो कहने मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है सर, आज का एस्ट्रो जो भगवान ने मेरे को दिया, जो काम में कराया, मैं तीसरे लेवल की बात आपके क्वेश्चन पे भटक न जाए, इसलिए मैं बार बार रिलेट कर रहा हूँ कि भाई आज जो एस्ट्रोलॉजर है उसके पास ये आईटी आईएम के जो मेरे नॉलेज जाते हैं, एक्सपोजर्स नहीं है, या मल्टीनेशनल कंट्री में टॉप पोजीशन में जैसे मेरा ग्लोबल डायरेक्टर कंट्री हेड वगैरह रहा, ये एक्सपोजर्स नहीं है जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर है। और दूसरी तरफ ये जो कॉर्पोरेट का बंदा है जो राइज किया है, जो बड़े इंस्टीट्यूशन से पढ़ा है, उसके पास एस्ट्रोलॉजी के एक्सपोजर नहीं, रादर एस्ट्रोलॉजी बिलीव ही नहीं करता एक हद तक। मेरे को भगवान ने ये आशीर्वाद दिया कि भाई तुमको मैं तीनों चीजें दे रहा हूँ, ये तीनों चीजें। तो ये आशीर्वाद अगर दिया तो मैं सोचता हूँ भगवान ने किसी न किसी कारण से दिया होगा। इस कारण से दिया कि भाई मैं किसी को शेयर करूँ अपने एक्सपीरियंसेस, हाँ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, एक्सपीरियंस शेयर करने के साथ साथ मैं कुछ मतलब कुछ फुटप्रिंट छोड़ के जाऊँ। वरना तो कमा खा तो दुनिया रही है, मर के एक दिन मैं भी चला जाऊंगा, फर्क कुछ नहीं वाला है। कुछ सिर्फ फुटप्रिंट देखा कि हाँ बंदे ने कुछ यूनिक दिया। तो तीसरे लेवल कार्मिक अलाइनमेंट वाले क्वेश्चन वापस आते हैं कि वही सर तीसरे की कार्मिक अलाइनमेंट का तीसरा लेवल जो मैंने आपको सेकंड लेवल बताया, फर्स्ट से सेकंड, तीसरे लेवल मैं जो देखता हूँ सर उसमें क्या है कि कई सारे टूल्स की हम बात करते हैं, भले इजी से टूल्स है वो। और ये टूल्स में से अधिकतर टूल भगवत गीता से भी डराइव हुए, इंस्पायर हुए। तो उन टूल्स को एज ए कार्मिक अलाइनमेंट यूज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम है कि एक जैसे मान लीजिए मेरी कुंडली शनि की कुंडली, ठीक है, मकर राशि या कुंभ राशि की कुंडली है मेरी, और मेरे लग्न में मकर या कुंभ राशि कुंडली, मेरे लग्न में मंगल और शनि दोनों बैठे हुए हैं, ठीक है, मंगल शनि दोनों बैठे हुए हैं। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी प्रॉब्लम यह है कि मैं ऑफिस में मेरी पटती नहीं है, मतलब मैं दुखी रहता हूँ, बॉस मेरे को अ, जब तक मतलब डांट देता है अलग रीजन से, और मैं दुखी रहता हूँ, मैं उसको जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो फिर क्या हुआ कि अच्छा मैं एक चेंज करना चाहूंगा, मेरी वो कुंडली मकर कुंभ की नहीं है, मेरी कुंडली है वृश्चिक या मेष की, मेष की। चंद्र राशि आपकी मेष है। नहीं नहीं, चंद्र राशि नहीं, लग्न राशि। लग्न आपका मेष। लग्न राशि मेरी मेष है, हाँ ठीक है सर। वो मैं करेक्शन करना चाहूंगा, लग्न राशि मेष है, लग्न में शनि और मंगल बैठे हैं। मेरा 10वां घर कौन सा है, 10वां घर में मेरे आएगी, नहीं है, हाँ हाँ मकर राशि आएगी, मकर राशि आएगी। शनि की राशि आएगी। मेरे शनि और मंगल दोनों मेष में बैठे हैं, हम्म, 10वें घर में मकर आ गई। मेरे ऑफिस सिचुएशन मैंने आपको बता दी। आप एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर है, मैं आपके पास गया, मेरे घर वाले आपके पास ले गए, मैं आपके पास है कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है, ऑफिस में तकलीफ होती। तो आप जानते हो कार्मिक अलाइनमेंट, आप देखो कि यार तेरी मंगल की राशि है, तो जो ऑफिस में कर रहा है वो शनि के कारकत कर रहा है। डाउन टू अर्थ सुनना, डाउन टू अर्थ रहना, अरे ठीक है यार चलने दो, शनि वाले कर दो। जबकि आपको अलाइन होना है अपनी लग्न राशि से, वही मंगल बैठा हुआ है, लेकिन आप मंगल कारक को तो अपना ले रहे हो। एक बार मंगल कारक को तो अपना कर देखो। आपने मेरे को सेशन दिया कि भाई तुम ऑफिस जाओ और इसको अच्छे से जवाब दो बॉस को कि भाई देख ऐसा नहीं, मेरे अंदर ताकत है ये वो, उसको अच्छे से उसकी क्लास ले लो। हाँ करके देखो एक बार मेरी तरफ से, आपने मेरे बोला कि थोड़ा सा आपने उसमें एग्रेसिव। हाँ एग्री, आपके कहने मैंने किया, इट मेड वंडर्स, चमत्कार हो गए। वो बॉस ठीक हो गया और बॉस ने बिठा के समझाया बुझा, और अगले दिन सब नॉर्मल है। मैं 1 महीने बाद आपको जब बता दूं, 2 महीने बाद आपको जब के बता दो, फीडबैक दे दो कि सब एवरीथिंग ओके। तो कहने मतलब करता मेरे को मंगल के कारक, शनि मंगल दोनों एक दूसरे के नैसर्गिक शत्रु है ना, दोनों में आपस में पटती नहीं है। अच्छा लग्न बैठे हैं, लग्न बैठे का मतलब क्या, तो लग्न बैठा ग्रह किसी दशा अंतरदशा का इंतजार नहीं करता,
वो थ्रू आउट द लाइफ आपने फल देता है। दो केसेस में ऐसा होता है, तो राशि एक्सचेंज हो या फिर लग्न में बैठा ग्रह हो, वो कभी दशा अंतर्दशा पे डिपेंड नहीं करता। अब मैं क्या कर रहा था, कार्मिक अलाइनमेंट मैं शनि के ले रहा था, डाउन टू अर्थ, लो प्रोफाइल, शनि लो प्रोफाइल, नॉट वेल ड्रेस्ड, और ठीक है भाई सुन लो कोई बात नहीं, जो कि मुझे लेने से मंगल थी, क्योंकि मेरा मेष राशि है, मेष राशि में मंगल बैठा है, स्वराशि का मंगल बैठा है, उसके इस कार्य को तो मैं लूंगा तो मुझे फायदे होगा शनि के। तो आपने मेरे को कार्मिक अलाइनमेंट कर दिया। ये कार्मिक अलाइनमेंट होता है जो जो लेवल 3 का होता है, जो आप प्योर से माना जाता है। और बाकी उसके अलावा टूल्स में कुछ स्वॉट एनालिसिस होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल वक्री ग्रह होता है, वक्री ग्रह के बारे में बोलते हैं कि भाई ग्रह वक्री है तो वो आपको रिपीटेड, वक्री मीन्स रिपीटेडली करता है। अब इसका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अगर आप हमारा लग्नेश वक्री है फॉर एग्जांपल, लेकिन वक्री है लेकिन वो अच्छे भाव का स्वामी है और उस पर कोई बैड इल इफेक्ट्स नहीं है, तो मेरे लग्नेश क्या करे, मुझे भी हार नहीं मानने देगा, कुछ भी हो जाए मैं लड़ूंगा, वापस आऊंगा, फिर जीतूंगा। ये वक्री की होती है, रिपीटेडली वो टेंडेंसी उसकी पॉजिटिव है, अगर वो पॉजिटिव है तो। ऑन द कंट्री अगर मेरे लग्नेश निगेटिव है, निगेटिव मीन्स बुरे भाव का स्वामी भी है, एक तो लग्नेश होगा, दूसरा भाव जो उसका ओनरशिप का वो बुरा भाव है, कुछ 6 8 12 में से कोई है, या फिर ये नहीं भी है तो मेरे पर क्या है कि बैड इफेक्ट्स आ रहे उसमें ना, दृष्टि आ रही क्रूर ग्रहों की, तो वो वक्री के उल्टे परिणाम देगा। मतलब मेरे काम एक बार में बनेंगे नहीं, मुझे बार 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 रिपीट करने पड़ेंगे। तो जैसे अभी हम कार्मिक अलाइनमेंट की बात कर रहे थे, किसी व्यक्ति को देखना है कि मैं अपनी कुंडली के हिसाब से अपने कर्मा को कैसे अलाइन करूं, तो हम इसमें ये मान सकते हैं कि मान लो किसी का शनि ग्रह अगर वीक है, तो उस केस में वो उसके अंडर में जो काम करने वाले उनके साथ अच्छा व्यवहार करे। हाँ, शुक्र है तो फिर लग्जरी से रिलेटेड या फिर अपने आप को Exactly. थोड़ा सा अच्छे से करे, तो इस तरीके से अपने दैनिक जीवन में वो अपने प्लेनेट को हैबिट्स हर जैसे करके बैलेंस कर हाँ, सकता है। इसमें सर क्या है एक चीज और जो आपने बोला बिल्कुल सही बोला, इसमें एक थोड़ा ऑडिशन, अब अपन ग्रह लेवल, ग्रह के लेवल पे, तो एक और फर्दर डाउन लेवल डीप जा रहा है, पहले नक्षत्र के लेवल पे। नक्षत्र भी काफी कुछ सिग्निफाई करते हैं हमको। नक्षत्र क्या है, जो ग्रह का भाव का राशि का फलित होता है उसमें एड ऑन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बोला था कि भाई तुम्हारा एजुकेशन किस सेक्टर में एजुकेशन लेनी चाहिए, तो बोलते हैं कि पंचमेश का नक्षत्र देखो, पंचमी जहाँ बैठा किस नक्षत्र में बैठा उसको देखो, और ये मैंने कोरिलेशन स्टडीज की है, तो ये बिल्कुल सही पाया गया है। तो नक्षत्र उसमें, और जैसे आपने वो बोला कि भाई लग्जरी इंडस्ट्री वगैरह, तो अगर शुक्र नक्षत्र तो आप टेक्सटाइल क्लॉथिंग में या ज्वेलरी वर्क बिजनेस में हो, तो वो ये सब। अच्छा, हमें क्या किस करियर में आगे जाना है ये भी कुंडली से एग्जैक्टली प्रिडिक्ट, ये कुल से जाके प्रेडिक्ट हो सकता है। क्या क्या देखा जाता है इससे? उसमें क्या होता है, पंचम भाव का पंचमेश आपका किस नक्षत्र में वो देखा था, मेन वो देखा था सर। और क्योंकि पंचमेश पढ़ाई पहले, सबसे पहले तो पढ़ाई की बात आएगी, तो पढ़ाई का विद्या का देखा कि विद्या पांचवें भाव से देखी आती है, तो पांचवें भाव का जो लॉर्ड है वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, उस नक्षत्र से जो रिलेटेड कैरियर्स हैं उन कैरियर में अगर हम अपनी स्टडीज को अलाइन कर दें, अगेन कर्मा अलाइनमेंट ओनली, तो वो बहुत बेटर रिजल्ट आते हैं। और उसके बाद ग्रह की पोजीशन भी देखते हैं, अच्छा उसके बाद क्या होता है, दशा भी देखनी पड़ती है। मैंने कि भाई हमें दशा, जब हमारे कैरियर बिल्डिंग का टाइम है तो उसमें हमको दशा अच्छी ग्रह की मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अगर मान लीजिए हमको उसमें मारक की दशा, मार्केश की दशा मिल रही है या सस्तेश के अष्टमेश की मिल रही है, दूसरा भाव उसका अच्छा है, तो एक अलग बात है। लेकिन अगर हमको तो उस हिसाब से हमको थोड़ा सा उसमें ट्विकिंग करनी पड़ती है, क्योंकि फिर उसमें चैलेंजेस ज्यादा आते हैं। अब सर चैलेंजेस की बात भी वही ना, कि देखिए हम लोग में क्या होता है ना, कि हम हिंदुस्तानी लोग क्विक फिक्स में ज्यादा रहते हैं। अब कुंडली क्या है, जो आपने क्वेश्चन किया, आपने क्वेश्चन कैरियर को लेके, स्टडीज को लेके किया, मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ सारे सेगमेंट्स में। जो मेरा अपना कुंडली का एनालिसिस है, बिल्कुल लेमन टर्म्स में, जो किसी बंदे को समझ में आ जाएगा, वो मैंने एक कोड बनाया है कि PMGLAS ऐसे करके बनाया है। PMGLAS, PM ग्लास है, PM ग्लास करके बोलते। इसका मीनिंग क्या है, हमें कुंडली वाले कुछ नहीं मालूम, ठीक है, लेकिन हम इतना ग्रहों के बारे में मालूम कि भाई कौन सा ग्रह, तो आज के डेट में सारी अवेयरनेस है, कौन सा ग्रह क्या देता मालूम है। तो P4 होता है पोटेंशियल। पोटेंशियल इंडिकेट करते हैं त्रिकोण हमारे 1 5 9, 1 5 9 पोटेंशियल इंडिकेट करता है, राइट। उसके बाद हम आते हैं एम, एम को मैंने अपने वर्ड में नाम दे दिया मुंगेरी लाल, ऐसा करके एक सीरियल आता है ना मुंगेरी लाल के ऐसे आपने।
तो जो त्रिशदाई भाव होते हैं 3, 6, 11, वो इंडिकेट, अब देखिए पोटेंशियल है आपके पास, मेरे पास एक पोटेंशियल है एक काम करने का, लेकिन मैं उसमें सिर्फ सपने देख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे को पोटेंशियल 1, 5, 9 ने दिया, मैं 3, 6, 11 में रह के अगर मेरे गया है जो भी है, तो मैं उसको क्या कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ सपने देख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है सर जी फॉर ग्रोथ, 3, 6, 10, 11, अभी 10वां भाव इसमें ऐड हो गया। तो ये होगा कि मेरे उपचार भाव में, ये उपचार भाव ग्रोथ के भाव है, तो ग्रोथ के भाव में अनलेस एंटिल कर्म भाव 10वें भाव का हस्तक्षेप नहीं होगा, इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तब तक मेरे कभी भी सपने जो है पोटेंशियल है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है लॉस का करेगा, भाई 6, 8, 12 का भी अपना रोल है, आप चलोगे रास्ते तो कुछ लॉसेस भी होंगे। लॉसेस के बाद आपको क्या करना है कि फिर आता है केंद्र भाव 1, 4, 7, 10। केंद्र भाव डिनोट करते हैं अचीवमेंट्स को, और उसके बाद सेकंड भाव की भाई सेविंग होगी। सेकंड भाव बड़ा इंपॉर्टेंट भाव मैं मानता हूँ पर्सनली, क्योंकि वो सेविंग्स का भाव होता है, फैमिली का भाव होता है, तो सेविंग्स और फैमिली एंड ऑफ द डे ये मैटर करती है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो बंदा या बंदी देखे भाई अच्छा मेरा लग्नेश, पहले तो देखा लग्नेश क्या क्रूर भाव में है, पहली वार्निंग हमको कि लग्नेश क्रूर भाव में है, देखो तो बताइए अच्छा नहीं है। उसके बाद अच्छा, क्योंकि सर देखो क्या होता है, जो आपने बोला, आपने एक एग्जाम्पल, मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, लग्न और लग्नेश में क्या फर्क होता है। लग्न जो हम पीछे जन्म से लेके आ रहे हैं, लग्न से 5वें भाव में फॉर एग्जाम्पल बुध बैठा है, एजुकेशन अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल लग्न से 3रे भाव में मंगल बैठा है, तो आपकी करेज बहुत ज्यादा होगा। तो ये तो हम पीछे जन्म से लेके आए ना सर। उसके बाद होता है लग्नेश। लग्नेश क्या है, लग्नेश वो है जो हमको उस चीज का फायदा मिले इस जन्म जो हम कर्म अचीव कर रहे हैं अपने कर्म से, या पिछले जन्म के जो हम लग्न से लेके आए उनसे कनेक्शन अगर लग्नेश का होगा तो हमको वो एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मान लीजिए मेरा वैसे तुला लग्न की कुंडली है, तो ठीक है, तो अब लग्नेश चौथा भाव दिखाता है, सुख का भाव होता है, सुख प्रॉपर्टी एसेट्स का। अगर मेरा शुक्र, अब शुक्र तुला अग्नि कुंडली मतलब लग्नेश और शुक्र, शुक्र की एक ही दृष्टि होती है, और एक ग्रह एक ही भाव में बैठ सकता है, 2 भाव में तो बैठेगा नहीं, तो एक ही भाव में बैठ सकता है, राइट। शुक्र की फॉर्चुनेट और फॉर्चुनेटली अगर लग्नेश शुक्र है आपका, मतलब वृष या तुला राशि है, तो एक ही दृष्टि होती, 7वीं दृष्टि होती है। तो कहने मतलब कि क्या मेरा चौथे भाव से लग्नेश का कनेक्शन बन रहा है, मैंने प्रॉपर्टी तो बना ली, चौथे भाव में वाले अच्छे ग्रह थे तो प्रॉपर्टी तो मेरी उसने बनवा दी, लेकिन अगर लग्नेश का उससे कनेक्शन नहीं हो रहा तो मैं उसको भोग नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से एक तो वो आपके तो ट्रेड पीछे जन्म समय क्या बने लग्न से, फिर लग्नेश का कनेक्शन बन रहा है क्या, किन किन भाव से बन रहा है। सेकेंडली अगर किन भाव से नहीं बन रहा तो क्या शुभ भाव से 5, 9, 1, 5, 9 का कनेक्शन बन रहा है, या क्रूर लग्नेश है तो उसका 3 से 11 से बने। इस तरह कॉम्बिनेशन देखने के बाद हम किसी भी चीज को फलित कर सकते हैं। आपने कैरियर पूछा, मैरिज का 7वां भाव होता है। अच्छा, इसमें एक और बड़ा क्रक्स होता है, लोग बात क्या है कई बार कंफ्यूज करते हैं कि भाई वैसे मैरिज, मेरे को ज्ञान नहीं, मैं आप ज्ञानी हो, मैंने आपसे पूछा कि मैरिज कैसे देखेंगे, तो मैरिज कैसे देखेंगे तो आप साथ में वहां पे आपने बताने लगे, लेकिन मेरा क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। अननेसेसरी मेरा क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं होगा, मैं सामने वाले को डायरेक्शन नहीं दे पाऊंगा कि मुझे चाहिए क्या। 7th भाव, पहला क्वेश्चन, मेरी मैरिज कैसी होगी, मतलब मैरिज कब होगी, अच्छी होगी खराब होगी, ठीक है, ये हो गया। ये देखेंगे हम भाव से, 7वें भाव से, ठीक है सर। मैरिज कैसी चलेगी, कैसी होगी, कब होगी, अलग चीज, कैसी चलेगी वो देखेंगे 7th लॉर्ड से। 7th लॉर्ड नवमांश में कहा गया, उससे देखेंगे। तो अगर हम इसको, बड़ी अच्छी बात बोली गीता में कि भाई अगर आपको बोला कि अर्जुन ने बोला कि मैं बहुत दुखी हूँ और प्रभु मुझे बताओ ये इतना मार काट हो रही, मैं मेरे हाथ से भी हो रही, तो मैं बहुत दुखी हूँ, तो क्या करूं, मतलब बहुत डिस्ट्रैक्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा देखो सिर्फ एक सॉल्यूशन है, छोटे छोटे एक्शन पे फोकस करो, मतलब अपने बड़े गोल को छोटे 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 गोल ब्रेक कर दो। जब छोटे छोटे गोल ब्रेक कर दोगे तो तुमको तुरंत एक्शन करोगे, तुरंत रिजल्ट आएगा, तो क्या तुमको एक मोटिवेशन मिल जाएगा बड़े को। यही मैनेजमेंट साइंस में बोला गया, इफ यू वांट टू अचीव, बोलते ना कि नए साल के रेजोल्यूशन लिए,
और रिजोल्यूशन दिया, चौथे दिन पता नहीं रिजोल्यूशन खत्म। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा मैंने नए साल में ये अचीव करना। अरे आप ये बोलो कि नए साल के पहले हफ्ते मुझे ये अचीव करना, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, 52वें हफ्ते में ये। तो आपके छोटे छोटे गोल में ब्रेक कर दो, डिस्ट्रैक्शन नहीं, क्योंकि आपके पास रिजल्ट तुरंत आएंगे। वही कुंडली का है। तो कुंडली में क्या हुआ सर कि मैंने अब मैरिज इवेंट कैसा होगा, कब होगा, और इवेंट कैसे चलेगा, ये दो अलग। इवेंट कैसा होगा ये हम उस भाव से देखेंगे, इवेंट कैसे चलेगा, बच्चे कैसे होंगे, बच्चे कितने होंगे, ठीक ठाक होंगे, वो फिफ्थ भाव से देखा। बच्चे आगे आज्ञाकारी होंगे, दुख तो नहीं देंगे हमको, फिफ्थ लॉर्ड से देखा। तो इतना आप अगर कुंडली को हम ना इस छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर दें, जैसे मैंने बताया कि भाई ये पीएम ग्लास वाले भाव बताए, पोटेंशियल, पोटेंशियल के भाव जब ये लेके आए, देखो सीक्वेंस में है। पोटेंशियल के बाद आदमी क्या करेगा, सपने देखेगा, जो मैंने मंगल सपने देखेगा, सपने सपने के बाद नेक्स्ट लेवल पे जाकर वो कर्म करेगा, ग्रोथ के लिए चैलेंजेस लेगा, चैलेंज के भाव हो गए 3, 6, 10, 11। उसके बाद जब चलेगा तो उसको लॉसेस भी होंगे 6, 8, 12। लॉसेस के बाद इवेंचुअली उसको कुछ अचीवमेंट्स होंगे 1, 4, 7, 10। और अचीवमेंट्स के बाद नेट जो उसका आएगा वो उसका दूसरे भाव में होगा। तो इस तरह समझो तो इजी टू अंडरस्टैंड, भय नहीं लगेगा। फिर आप हम अपनी कुंडली खुद एनालाइज करेंगे। फिर दूसरा लग्न और लग्नेश का फर्क बता दिया मैंने कि लग्न मतलब पीछे से आप क्या लेके आओ, लग्न से जो पोजीशनिंग है ग्रहों की वो आप, दैट मीन्स आप पीछे से क्या लेके आओ, आप इस लाइफ में क्या अचीव करोगे, वो लग्नेश से कनेक्शन रहेगा। मान लो हम लग्न लग्नेश की बात करें जी। तो मान लो लग्न के अंदर हमारा अच्छा ग्रह बैठा हुआ है, कोई क्रूर ग्रह नहीं है जी। तो अब जहां जहां उस चार्ट में क्रूर ग्रह बैठे होंगे तो वो उस जगह का सुख नहीं भोग पाएगा, क्या ऐसा होता है? नहीं ऐसा सर, पहले तो हमको देखिए सर, इसमें दो चीज होती है। हाँ आपने जो क्रूर ग्रह बोला वो आपने नेटल बोला, हाँ जो बाय डिफॉल्ट होता है, मतलब नेचुरल नेटल है ना, नेटल क्रूर ग्रह। भाई क्रूर ग्रह के दो परिभाषा, ग्रहों को तीन तरह से, सौम्य ग्रह हो गया अपने बुध, शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति। बृहस्पति, हाँ। और पापी ग्रह हो गए राहु केतु शनि। क्रूर ग्रह हो गए मंगल और सूर्य। लोग क्या करते हैं कई बार क्रूर सबको माना, नहीं क्रूर अलग है पापी अलग है। तो ये तो आपने सर नेटल बेसिस से बताया, नैसर्गिक, ठीक है, नैसर्गिक क्रूर। लेकिन हमको देखना पड़ेगा कि फंक्शनली कैसे है, फाइनल फंक्शनल से डिसाइड होगा। मान लीजिए मेरी मकर लग्न कुंडली, कुंभ लग्न कुंडली, मेष की है, वृश्चिक की है, सिंह लग्न की है, तो क्रूर ग्रह मेरा लग्नेश हो गया, तो क्रूर ग्रह मेरा लग्नेश हो गया। तो वो भले क्रूर लेकिन वो मेरे तो फंक्शनल बेनिफिट है ना। मतलब सर आप ये देखो 1, 5, 9, 1, 5, 9 के स्वामी अगर क्रूर ग्रह है, आप नैसर्गिक क्रूर नो प्रॉब्लम, लेकिन वो आपके लिए फंक्शनली बेनिफिट है। नैसर्गिक नहीं हमको देखना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा 1, 5, 9 के स्वामी अगर क्रूर ग्रह भी है, नो प्रॉब्लम। 1, 5 के स्वामी, 1, 5, 9 के स्वामी हमें जीवन में कभी भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। या तो हमें कंफर्ट से दिलाते चीजें, या हमें थोड़ा सा चैलेंज देके दिलाते, बट कभी हमारा साथ हमें धोखा नहीं देते। अब आपके क्वेश्चन तो क्रूर ग्रह, तो आप मेष लग्न कुंडली ले लीजिए, 5वां भाव का स्वामी कौन है, सूर्य, क्रूर ग्रह। अब वृक्ष की ले लीजिए, 8वें भाव का स्वामी कौन है, इस मंगल, 9वें भाव का स्वामी मंगल, 9वें भाव का स्वामी मंगल, वो क्रूर ग्रह। तो 1, 5, 9 ये हमको फंक्शनली देखना पड़ेगा। नेटल तो फर्स्ट लेवल है, फंक्शनल आगे, फंक्शनल क्रूर है तो हमारे लिए अच्छे हैं। एक भली बात, अच्छी बात बोले थे ना कि जैसे एग्जाम्पल बताऊं, ये मेरा यूएसपी है ना, मैंने हाँ जो मैंने आपको बताया कि इतनी पढ़ाई लिखा, एस्ट्रोलॉजी जो मेरे को भगवान ने आशीर्वाद है एस्ट्रोलॉजी का भी, और ये मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट वर्ल्ड का भी, तो इन दोनों को लिंक करके मैंने कुछ कोटेशन, कुछ स्टेटमेंट्स बनाई इजी गोइंग। जैसे बोलते ना कि वो बंदा अकलू है बहुत, हाँ लेकिन फिर भी उसका कोई काम नहीं बिगड़ता। उसका मतलब वो अकलू है, किसी की बात नहीं सुनता, लेकिन फिर भी उसका काम उसका नहीं कुछ बिगड़ता नहीं। का कैसे होता सर ये जो आपने बताया। क्रूर लग्नेश अगर क्रूर मित्रों के साथ बैठा है, ये आप देख लो किसी कुंडली, लट से आपके मेष या वृश्चिक की कुंडली है, अब मंगल क्रूर आपका लग्नेश होगा, क्रूर लग्नेश है, क्रूर लग्नेश। ये अगर सूर्य के साथ बैठा है, मित्र के साथ, क्रूर मित्र के साथ, फ्री है साहब, उसको लाइसेंस है बंदे या बंदी को, वो जितने टशन में चाहे काम करे, ईगो में कुछ भी करे, वो एक बड़ा कोटेशन नहीं बोलते, उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। एक बोलते ना सर कोटेशन बोला था कि शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहे हैं,
शेरों को आजादी है, आजादी के पाबंद रहे, जिसको चाहे चीरे फाड़े खाए पिए आनंद करे, ये वो चीज आती है। तो क्रूर ये नहीं, नेटल पे नहीं जाएंगे सर, हम फंक्शनल पे जाएंगे। फंक्शनल बदल जाता ना यार भाई। मेष का स्वामी क्रूर ग्रह लग्नेश हो गया, 1 5 9 का स्वामी आपका कभी खराब नहीं करेगा। उसके बाद आपका इसमें सिंह राशि हो गई, सिंह राशि क्रूर है, वृश्चिक क्रूर है, क्रूर लग्नेश है, मकर क्रूर लग्नेश है, कुंभ क्रूर लग्नेश है। और दूसरी तरफ 100 में लग्नेश वाले, 100 में लग्नेश में आपका फलित बिल्कुल सही होगा जो आप बोल रहे हैं। क्रूर क्रूर गैप बैठे हैं तो वो क्रूर नुकसान करेंगे। इसमें आगे वृष राशि, मिथुन राशि, शुक्र हो गया, बुध हो गया, कर्क राशि, कन्या राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि, मीन मीन राशि। राशि। तो वहां पे ही काम करेगा। तो हमको सिर्फ फंक्शनल देखना पड़ेगा। फंक्शनली क्या है, बोले एक बड़े अच्छी बात होती है कि वो फलित क्या होते हैं। इसमें मैंने एक फॉर्मूला बनाया FNLL, बोला अच्छे छोटे छोटे, तभी इजी बनाओ ज्योतिष को, हाँ, प्रैक्टिकल बनाओ, मैनेजमेंट टूल का जोड़ो। फंक्शनल, F फॉर फंक्शनल, N फॉर नेटन, L फॉर लग्नेश, L फॉर लॉर्ड। अब जाने हम ट्रेडिशनली क्या होता है एस्ट्रोलॉजर, जैसे देखा जो तुम्हारे वो उस भाव में मंगल बैठा है 7वें भाव में, और मैरिज बहुत खराब जाएगी, बहुत खराब जाएगी, मतलब मैरिज लगे हो, पत्रिका वो मेष लग्न की है। तो अब क्या हुआ कि मेष लग्न की पत्रिका मंगल 7वें बैठा, हाँ आपकी लाइफ में वो रहेगा, मैरिज लाइफ में एक ग्रेशन रहेगा, ग्रह युद्ध टाइप का रहेगा, लेकिन लाइफ नहीं खराब होगी, गारंटीड है सर। क्यों? क्योंकि लग्नेश है वो। मेष लग्न का स्वामी लग्नेश सप्तम में बैठ के लग्न को देख रहा है। जैसे जरा बोला था ना कि बृहस्पति सौम में, हम कई ज्योतिषों को सुनते हैं हम लोग कि बृहस्पति सौम में वो देवगुरु बृहस्पति, ठीक है, अच्छी बात है। दूसरी तरफ बोलते हैं कि जो मंगल सूर्य शनि राहु के तो ये खराब है। इसमें तो बड़ी छोटी छोटी मैंने फॉर्मूलेज बनाए हैं। इसमें क्या होता है कि देवगुरु बृहस्पति, अगर मेरा मान लीजिए तुला अग्नि कुंडली है, तुला अग्नि कुंडली में 6ठे भाव का स्वामी बृहस्पति हो गया, तो कहां से बेनिफिट होगा सर? कहां से? वो 6ठे लॉर्ड का रोल प्ले नहीं करेगा? करेगा वो प्ले। मकर राशि का स्वामी शनि है, ठीक है, मकर कुंभ राशि स्वामी शनि, तो शनि मेरा बुरा तो क्या हुआ, मेरा बुरा नहीं करेगा, लेकिन अपने कारकत्व भी नहीं छोड़ेगा। बुरा नहीं करेगा, अपने कारकत्व भी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, शनि उस टीचर की तरह है, मेरा क्रूर लग्नेश उस टीचर की तरह जो मुझे मार मार के सिखाता है स्कूल में, लेकिन जब मैं बन जाता तो मैं उसको भूलता नहीं हूँ कि हाँ यार उसने मेरे को बना दिया, मारता बहुत था लेकिन बना दिया। बना दिया। ये होता क्रूर लग्नेश। सौम में अकारक भाव का स्वामी क्या होता है? तुला रंग मैंने एग्जाम्पल बताया, कोई भी लग्न आप उठा लीजिए, 6ठे 8वें भाव का स्वामी अगर गुरु हो गया, प्यार से मारेगा। अरे तुम अच्छे जो कर रहे हो अच्छा है, तुम अच्छा है, पुचकार 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 के आप एक दिन देखोगे कि मैं ये जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए, वो सिचुएशन हो जाएगी। क्योंकि वो आपको आपकी कमी निकालेगा नहीं, अच्छा, आप वो आपको सहलाता रहेगा, सहलाते सहलाते अब कब मेरे छोड़ा तो फिर दूसरी जॉब्स में मैं, ये तो मैं आपको जुलाई की बात बता रहा हूँ। हाँ, जुलाई 2025। ये तो जुलाई के 2025 की बात कर रहा हूँ। फिर मैंने मतलब ये 2025 की बात बता रहा है कि मैं दूसरी कंपनी में हुआ, तो फिर US टैरिफ आ गया, तो फिर वो ज्वाइनिंग होल्ड पे चलेगी, ये सब कहानी चलती है। फिर मैं अभी कोई दूसरा तीसरा काम कर रहा हूँ। लेकिन कुंडली का कोरिलेशन, क्योंकि मैं इतना इतना डीपली रूटेड था इसमें, मैंने जनवरी में ही क्या किया, अच्छा मैं सब दिख रहा था ऑनलाइन ट्रेंड क्या 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 चला, मेरे को नवंबर में जो मैंने कंक्लूड कर लिया कि भाई अगले साल मेरी अच्छे से परीक्षा भगवान लेने वाले हैं, क्योंकि ये प्रबल मार्केट के अंदर दशा रही। मैंने कहा क्यों नहीं इन लोग से ट्राई करूं। अच्छा उस समय जब स्टार्ट किया था तो ऐसा कोई इरादा नहीं था इनकी डिगिंग करने का। हाँ, अंदर एक खूब थी, शायद यार मैं गलत एस्ट्रोलॉजर हूँ, शायद मुझे उतना नहीं आता हो जितना इन लोग को आता है। भाई ये लोग स्टैब्लिश प्लेयर है, इनका नाम है। तो मैंने क्या, कैसे जो टॉप 10 थे, जिनके आप सभी हम सभी जानते हैं टॉप 10 में कौन है, ठीक है, टॉप 10 थे, और उसके साथ साथ ऑफलाइन में एक, मैं उनका भी नाम नहीं लूंगा, जो बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने की फेमस नाम है, ऑफलाइन थे, ठीक है, उन्होंने भी अपना सॉफ्टवेयर वगैरह में काफी रहे, वो ट्रेनिंग कोचिंग वगैरह में काफी रहे, उनके बाद में फिजिकली गया, बहुत बड़ा नाम है वो भी। और 10 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मैंने अपनी कुंडली भिजवाई, कोई किसी क्वेश्चनिंग के साथ नहीं, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन कि भाई कैरियर कैसा रहेगा,
बगैर अपने कुछ बताए। ये मैंने जनवरी में किया था और मैंने कहते आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि भाई मैं गलत हूँ, मैं मानता है ठीक है यार, मैं इतना वाला विद्वान नहीं, ये लोग भाई स्टैब्लिश प्लेयर्स हैं, शायद ही कोई होप देते, शायद मेरा ये टाइम जो है, ये खतरनाक टाइम शायद कुछ कम हो जाए, डायल्यूट हो जाए, इसलिए मैं भी था। उन्होंने प्रेडिक्शन देने चालू की तो मैं you know, जो जर्नी स्टार्ट की थी मैंने एक होप के साथ कि शायद मेरे कुछ होप कुछ अलाइनमेंट दे दे, वो खत्म हुई एम्बैरेसमेंट के साथ। पहले तो उन्होंने टेक्निकली बहुत सारी मिस्टेक्स की। टेक्निकली जी मतलब कि फॉर एग्जाम्पल बुद्ध 5वें में बैठा तो ये बोल रहे कि बुद्ध की दृष्टि तुम्हारे 10वें घर पे, अरे यार 5वें में बैठा 10वें कहाँ कैसे दृष्टि होगी? यार, 7वीं दृष्टि से 11वें घर पे आएगी। उन्होंने डिटेल में हाईलाइट कर लिया मार्क करके। ऐसे मेरे को कई और मिले, तो वो मैं शॉक रह गया। मैं आपको सब सब शेयर करूंगा। दूसरा, एक तो विपरीत टेक्निकली ने गलती की, ठीक है, अभी फलित पे आ ही नहीं रहे हम। दूसरा रोल क्या किया कि जो मेरे सामने रिपोर्ट कार्ड आए, आप बिलीव नहीं करोगे, टॉप 3 एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म जो है, टॉप 3 जो अपने आप को खूब मार्केटिंग है, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने क्या किया, पॉइंट नंबर 2 बता रहा, टेक्निकल पॉइंट नंबर, टेक्निकल स्टेप पॉइंट नंबर 1 था, पॉइंट नंबर 2 था, इन्होंने कॉमन, लाइन टू लाइन कॉमन। और ये क्या यार, ये तो सेम टेम्पलेट यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये एक टेम्पलेट है जिस, ये तो सेम वर्ड टू वर्ड सेम कैसे हो सकता है? तो किसी दोस्त को दिखा तो बोले टेम्पलेट यूज कर रहे होंगे। हाँ। अरे टेम्पलेट अपनी टेम्पलेट नहीं इनकी, मतलब ये कॉमन टेम्पलेट, उसमें सब छाप के बस अपना हेडर फुटर चेंज करके दे दे रहे हैं। और वो टेम्पलेट भी किसी और कंपनी की होगी जिसने तीनों को दे रखा है। अरे बाप रे मेरे सर, मैंने हाईलाइट किया, पीडीएफ के जेपीजी बनाए, जेपीजी में वो ओपन करके पेंट में वो सब कर लिया। मैं आपको सब शेयर करूंगा, मोबाइल में सारे कुछ है। तीसरा, तीसरा बड़ा कॉमेडी आई कि तीसरा, इन्होंने प्रोडिक्शन तो कुछ किया नहीं, ठीक है, अभी 2 बता चुका, टेक्निकल बता चुका हूँ, टेम्पलेट बता चुका हूँ। तीसरा इनका आया जी, योग। इन्होंने कुंडली के लास्ट पेज में मेरे को योग दिख के दी है कि ये तुम्हारे ये ग्रह एक साथ है। इसमें लिखा था कि ये योग है, ये फलाना योग है, तो इसमें तुमको कभी भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगी। उसी के ठीक नीचे, मैं आपको सब शेयर करूंगा, मैं खुद झूठ नहीं बोला, उसी के ठीक नीचे आपका ये युति है तो आपको यहाँ बीमारी होगी। अरे यार, इतना देख तो लेते यार, बिल्कुल एग्जैक्टली अपोजिट हो गए तो आप। अपोजिट। आप एक ही पेज पे कम से अलग पेज लिखते, मैं शायद बेवकूफ बन जाता। फिर अगले पेज में जा रहा, फिर वही रिपीट हो रहा। अच्छा, पहले पेज पे इस ऑर्गन की प्रॉब्लम थी, अगले पेज में कहा तो इस ऑर्गन की प्रॉब्लम आ गई, उसके नेक्स्ट पेज में कहा वो फलानी युति तो इस ऑर्गन की प्रॉब्लम आ गई। यार आप एक तरफ लिख रहे हो कि मेरे को कोई हेल्थ प्रॉब्लम रहेगी, अब आप 4 ऑर्गन की प्रॉब्लम लिख रहे हो, कहना क्या चाहते हो? ये तो तीसरा पॉइंट होगा। चौथा पॉइंट में आते हैं सर फलित पे, है ना। फलित जो मेरा मई में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि भाई अब छोड़ना ही पड़ेगा, मतलब अब तो फाइंड सम अदर वे कि भाई मैनेजमेंट से वन नहीं हुई, उनके प्रिंसिपल सेलेक्ट थे, वो गलत वो भी नहीं थे, गलत मैं भी नहीं था, वो अलग डायरेक्शन की समझती, मैं अलग डायरेक्शन, मुझे लगता है मई एंड तक कि भाई छोड़ना पड़ेगा, और इवेंचुअली हुआ भाई, जून में मैंने छोड़ दिया। तो मतलब मई एंड से मेरा टाइम मोर चैलेंजिंग आ गया, बिल्कुल हीटेड जोन में मेरे को दाना के। मेरे प्रबल मार्केट ने डाल दिया। इन सब ने जानते हैं कुंडली में क्या लिख के दिया, भाई साहब मैं से तुमको तुम्हारी जो ग्रोथ होगी करियर में, रोके नहीं रोकी किसी की। ये भी डॉक्यूमेंटेड है सर, ये बोल मोबाइल रखा है, मैं आपको सारी स्क्रीनशॉट दे बगैर नहीं जाऊंगा आज यहाँ से, हाँ ठीक है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेड है। अरे बाप रे, ये फलित का पार्ट। उसके बाद 4 पार्ट मैंने आपको बता दिया, अब 5वां पार्ट आता है सर। जब मैंने कुंडली देखी तो अवाक रह गया मैं। फिर एक चीज देखा जी, एक चीज फर्स्ट पे जो लास्ट पेज में लिखी थी डिस्क्लेमर, क्या भैया, डिस्क्लेमर में लिखा था जी आपका दिया हुआ डेटा गलत हो सकता है, तो इसकी वजह से हम गारंटी नहीं लेते अपने प्रोडिक्शंस की, आप लीगली, इसलिए ये प्रोडिक्शन लीगली चैलेंजेबल नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा ऐड में तो तुम ये बोल रहे थे ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये और पूरी लाइफ का रोड मैप दे देंगे, हम एआई के स्पेशलिस्ट ने, हमने ये किया है, वो 1.5 लाख कुंडली देखी, 3 लाख कुंडली देखी। तुम ये डिस्क्लेमर ले रहे हो, मैंने तुमको 3 वेरिएबल दिए, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, और ये बोलने कि ये इनमें गलती होगी इसलिए आपके प्रोडक्शन गलती होगी, हम जिम्मेदारी लेंगे। भाई साहब मैं अपने 3 वेरिएबल गलती निकल आएगी, और आपकी अगर मैं ब्लैंक देखो टेम्पलेट पे, तो 12 भाव इंटू 12 राशि इंटू 9 ग्रह इंटू 27 नक्षत्र इंटू 4 पद बराबर 1,39,968 आता है, क्लोज टू 2 लाख, ठीक।
ये तब ये कॉम्बिनेशन परमुटेशन बनते हैं। अगर मैं सबको मल्टीप्लाई कर दूं सारे वेरिएबल जो एक एस्ट्रोलॉजर को दिखने चाहिए, हाँ जो नॉलेज में होने चाहिए, ठीक है, 12 × 12 × 9 × 27 × 4 1,39,968 एग्जैक्टली प्रिसाइज। उसके बाद 55 तरह के बली पीड़ित कॉम्बिनेशन होते हैं सर। कोई ग्रह या कोई भाव 55 तरीकों से बली पीड़ित हो सकता है। शत्रु राशि में हो, नीच का हो, अस्त हो, पूर्णिमा का हो, राहु केतु एक्सिस में हो, ग्रहण में हो, ना सर, इस तरह का है ना। मतलब अलग अलग हाँ, कॉम्बिनेशन। अलग अलग कॉम्बिनेशन टोटल 55 आते हैं। अगर कोई पूछे कि भाई बली पीड़ित से करने के लिए काल पुरुष का अलाइनमेंट इस तरह से हो, तो 55 तरीके होते हैं इसमें से। तो आपके पास करीब करीब 2 लाख आ रहे हैं। मतलब आपके 2 लाख वेरिएबल्स के कैलकुलेशन आप एक टेम्पलेट में 2 लाख वेरिएबल्स कैसे ला सकते हो सर, बताओ आप। मतलब मैं इनको बोल रहा हूँ, हाँ हाँ कोई भी कंपनी जितने एस्ट्रो एस्ट्रो एक्स एस्ट्रो वाई एस्ट्रो जेड या ए एस्ट्रो बी एस्ट्रो सी एस्ट्रो जितने भी हैं सबको मैंने करा के देख लिया। सारा डेटा मेरे पास है। 16 कुंडलियां हैं सर मेरे प्रेडिक्शन की। एक टेम्पलेट में आप 2 लाख वेरिएबल्स 1,39,968 प्लस ये 55 मोटा मोटी 2 लाख राउंड। ऐसे कौन टेम्पलेट बना सकता है यार जिसमें आप डेटा बना 2 लाख कॉम्बिनेशन के फिल्टर होकर सड़क को चल जाए। इसका मतलब आपने एक बेसिक टेम्पलेट बनाई, ग्रह भाव को देखते बस नक्की करो, उसको चलता करो। ये था 5वां पॉइंट। छठा और आखिरी पॉइंट था कि फिर मेरे को इनका एडवर्टाइजमेंट फिर ध्यान आया। एक बोले जी हम 150 पेज की दे रहे हैं, अगले दिन दूसरा दिन 250 पेज की, 300 पेज की। यार देखने बड़ा अच्छा, पूरी लाइफ का मतलब 150 से लेकर 250-300 पेज तक की इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया। जब मैंने देखा सर इंजीनियर हो, इंजीनियर वो भी आईटी वगैरह से हो, आईएम से, तो कीड़ा तो है ही है। मतलब मैंने कहा मुझे सबसे पहले ये देखना है, तो मगर रिपोर्ट खोले प्रोडिक्शन की फलित की छोड़ो, मेरे को यार ये देखना है कि 300 पेज का कंटेंट क्या है। हाँ ये सब खोला देखा, उन्होंने मेरे जितना डेटा था जिसको फलित बोलते हैं, गणित बोलते हैं, हाँ अलग से गणित आता है कि वर्कशॉट बल ये प्लेसमेंट है, तो जितनी विधाएं ज्योतिष की उन सबके हिसाब से डाल दिया। जी बहत पराशर हो रहा शास्त्र के हिसाब से ये है, ये होगा 40 पेज जी। अब नाले के हिसाब से ये 40 पेज जी, जमने के हिसाब से ये 40 पेज। अरे शाबाश। मैंने कहा, जी कृष्ण मूर्ति पद्धति से ये 40 पेज। तो यार एक उसके बाद और दूसरी पद्धति वेस्टर्न पद्धति, सूर्य से ये सूर्य को मानते हो जो, ये 40 पेज हो गए, 200 पेज। उसके बाद 10 साल का प्रेडिक्शन, फालतू का प्रेडिक्शन। सर एक बड़ी अच्छी कहावत सुनी थी मैंने, कहावत नहीं है, मैनेजमेंट कोट है, सॉरी, ये सब आईएम में सीखा था। एक नेगोशिएशन बड़ा अच्छा टूल ये काम आता है ना। कई बार रोज आपके सामने भी आई होंगी, किसी और के सामने, मैं बड़ा अच्छा एक टूल देता हूँ, शायद आपको ना मालूम हो सकता आपको मालूम हो कि भाई सिचुएशन है, आपको सामने वाले को कन्विंस करना है, लेकिन आपके पास डेटा नहीं है, मतलब आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। कैसे कन्विंस करो यार, ये मजबूत पड़ रहा है ना? ऐसे मतलब कुंडली की, अच्छा कुंडली से मैं रिलेट करूँ, ऐसा बनो जैसे कि आपका सप्तमेश आपके लगने से बली है। हाँ सप्तमेश क्या होता है? सामने वाला। वाइफ तो है, ठीक है, वाइफ भी है वो, लेकिन सामने वाला बिजनेस बिजनेस में पार्टनर भी तो देखते हैं सप्तम सप्तम भाव से। सप्तमेश आपका बली है। अब देखिए इस कुंडली का सप्तमेश बली हो गया, किससे? लग्नेश से। आप डील में जा रहे हो, अक्रॉस द टेबल डील में, ठीक है, लग्नेश बली, लग्नेश आपको सप्तमेश बली है, मतलब सामने वाला आपसे ज्यादा बली है। अब डील जीतनी क्या करोगे आप? बोला अच्छा, इसका ये तो एस्ट्रोलॉजी हो गया, मॉडर्न एनर्जी में जाता हूँ, बड़ा अच्छा टूल है। इफ यू कैनॉट कन्विंस देम, कंफ्यूज। कंफ्यूज था हाँ तो वो मेरे को तुरंत अप्लाई होती दिखा। यार ये जो 300-400 पेज है, इतना डेटा ओवरलोड कर दो। डेटा डिसीजन नहीं, डाटा डेटा का एनालिसिस भी नहीं। सर डेटा डेटा एनालिटिक्स का मॉडल क्या होता है? डेटा से बनता है एनालिसिस और उससे आता है डिसीजन। ना मेरे को आप एनालिसिस दे रहे हो, ना मेरे को आप डिसीजन दे रहे हो, डेटा दे के इतना कंफ्यूज कर दो। ए बाबा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, बता आप। नॉर्मल जो पर्सन है वो तो इतना डीपली एस्ट्रोलॉजी को समझता नहीं है। मतलब कि आपने फिर क्यों, इन्होंने फिर क्लेम किस बूते पे किया कि जी हम आपकी लाइफ की पूरी वो रिपोर्ट बना के दे रहे हैं, जब वो मेरे किसी काम की नहीं है। अनलेस रेंटल में आपके एस्ट्रोलॉजर को और 10-15-20 हज़ार पे ना करो, और वो कितनी बार पे करूँ, नोबडी नोज। तो सवाल सर अब ये उठता है कि एक आम व्यक्ति सही एस्ट्रोलॉजर को कैसे पहचान। देखिए ऐसा होगा कि इन एस्ट्रोलॉजी प्लेटफॉर्म पे कुछ एस्ट्रोलॉजर तो अच्छे भी होंगे जी सब बुरे नहीं हैं, कुछ अच्छे भी होंगे, कैसे पहचान। देखिए सर, बड़ी अच्छी बात है कि अ,
वही मैं टेक्सटाइल ट्रेड से तो उसका एग्जाम्पल देना चाहूंगा, जैसे कि अब हम लोग को क्या होता है कि इसे पेन है फॉर एग्जाम्पल, राइट, तो हम इस पेन का, अगर मैं टेक्सटाइल लैब की बात करूं तो इसका, हम इसकी जिस स्केल से नापेंगे वो स्केल कैलिब्रेट होता है कैलिब्रेशन लैब से। वो कैलिब्रेशन लैब का टूल होता है एनपीएल इंडिया से। एनपीएल इंडिया का होता है एनपीएल पेरिस से, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरीज। वो एक ट्रेसेबिलिटी होती है। लेकिन अगर एक कपड़े का शिंकत मेरे को मालूम करना हो तो मुझे नहीं मालूम होता, तो कुछ भी क्या होता है, मैं वेरिफिकेशन करता हूँ भाई, वही का सैंपल मैं 5 लैब्स में भेजूंगा, जो रिजल्ट आएगा एवरेज, उसका एवरेज निकाल के आउटलायर और जेड स्क्वायर वगैरह कैलकुलेशन होते निकाल लूंगा। अब ज्योतिष में आपने बोला कि कैसे माना जा सही, ये क्वेश्चन इससे कैसे रिलेट हो रहा है, जो मैं बता रहा हूँ इससे ऐसे रिलेट हो रहा है कि हमारी कोई अभी कोई आईएसआई आईएसओ तो है नहीं। अच्छा हाँ, एक चीज और बताऊं, सॉरी, ये 6 पॉइंट मैंने आपको बताए थे, 7वां पॉइंट में भूले क्या, ये सब जो दे रहे हैं नहीं, 150 पे 200 पे, जो मैंने आपको बताया सारी 6-7 पत्ती, वर्स्ट पार्ट ये कि अपने आईएसओ सर्टिफाइड भी दे रहे हैं। किस बात का आईएसओ भाई, आपको आईएसओ को मालूम है आईएसओ क्या होता है? ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस में चलता है। आप तो यार सारी दे रहे हो, तो आईएसओ में अगर मैं ये सब डालूंगा ना, आईएसओ एक एक आईएसओ अगर एक मान लीजिए टेक्सटाइल किंग मेथड के लिए आता है, तो वो एक अमेरिकन मेथड, ब्रिटिश मेथड, जापानीज मेथड, चाइनीज मेथड, 4 मेथड चलते हैं, और एक ही मेथड के लिए स्पेसिफिक मिलता है, सबके लिए नहीं मिलता। तो ये अपने को कई लोग जो आईएसओ भी कीप करते हैं, आईएसओ लोगो बाकायदे प्रॉपर आईएसओ सर्टिफिकेट, किस बात का आईएसओ? ये तो अभी स्टैंडर्डाइज ही नहीं हुई ट्रेड। अक्सर मेडिकल लेबोरेटरी में ध्यान है, कुछ साल पहले तक हम लोग छोटे छोटे थे, आपका भी एक्सपीरियंस रहा होगा कि भाई ब्लड सैंपल लेने आते तो किसी XYZ लैब में जाते थे और अपना करा के ठीक है करा देते थे। तब ये वैसे वैसे दुनिया बोला, दुनिया चपटी चपटी चपटी, पूरी दुनिया के लोग माने दुनिया चपटी। अचानक एक दिन साइंटिस्ट ने अपना इन्वेस्टिगेशन किया, नहीं दुनिया गोल है, और एक सेकंड में दुनिया की धारणा बदल गई। ऐसे कुछ मेडिकल में हुआ, मेडिकल भी ऐसे चल रही थी। अचानक एक दिन एक लैब में मैं जाता हूँ, तो मैं वहां देखता लोगो एनएबीएल का लोगो, अरे यार ये क्या, मेडिकल लैब एनएबीएल आईएसओ, मैंने तो अपनी लैब कराई थी, ये भी आईएसओ। तो फिर उसके बाद से मेरी एक्सपेक्टेशन बढ़ गई कि यार मेडिकल लैब आईएसओ है, अब तो मैं नेक्स्ट टाइम वो फलानी लैब से कराता, वो तो आईएसओ नहीं थी, अब तो मुझसे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ आईएसओ के क्रेडेंशियल्स क्या होते हैं, कितने उसमें स्ट्रिंजेंट टेस्ट होता है सर्टिफिकेट के लिए। तो अनफॉर्चुनेटली आपके क्वेश्चन पे आते हैं कि अनफॉर्चुनेटली अभी अच्छी ज्योतिष पहचानने कोई आईएसओ ग्रेडेशन तो हमारे यहाँ है नहीं। ये इसमें कोई आईएसआई आईएसओ लोगों कुछ तो ये निश्चित भाई कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी तो है नहीं, तो कैसे डिसाइड करें? तो ऐसे डिसाइड करें कि सर कि मैं आदरणीय श्री केएन राव को कोट करना चाहूंगा। तो केएन राव साहब का मैंने एक बार अच्छा वीडियो, कृतिका राव जो एक्टर है उसके पॉडकास्ट पे देखा था, बड़े शुरुआती बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन है। क्वेश्चन था कि व्हाट क्वालिटीज यू सी इन एन एस्ट्रोलॉजर टू टू फाउंड हिम अ गुड एस्ट्रोलॉजर एंड ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर। भाई ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? केएन राव साहब को कोई विश्वास करते थे कि भाई उन्होंने जिंदगी दी है पूरी एस्ट्रोलॉजी को, भाई मैं क्या हूं उनके सामने, या कोई क्या उनके सामने, 94 साल का बंदा जिसने पूरी जिंदगी दी है ना, एज ए डायरेक्टर जनरल रिटायर है, तो उनकी बात को तो हमको स्टैंडर्ड मानना ही पड़ेगा, राइट। उन्होंने तीन तीन क्राइटेरिया दिए। एस्ट्रोलॉजी हैज टू बी मैथमेटिकली एक्सीलेंट, हैज टू बी इंटेलेक्चुअली एक्सीलेंट, हैज टू बी मॉरली एक्सीलेंट। और उसका वो बोलते हैं कि इफ यू मेजर द any today's astrology English में पॉडकास्ट था कि on either of the three criteria, mathematical excellent, intellectually excellent and moral excellent, you will find 99% astrology will fail। तो अब अच्छे एस्ट्रोलॉजी को पहचाना कर देखो सर, अच्छा एस्ट्रोलॉजी पहचानने और डीप डाउन, तो एक तो ये 3 क्वालिफिकेशन को देखने चाहिए, किसी न किसी तरीके देखने चाहिए कि भाई तुम्हारा तुम्हारा खुद का बौद्धिक स्तर क्या है, मैं कैसे मानूं। हाँ अब लाइक रिव्यूज पे तो मैं नहीं जाऊंगा, रिव्यूज तो सर हम सब जानते हैं कैसे दिए आते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा जानते हैं, एक एक मेरे को, मैंने भी काफी लिटरेचर रीड करता हूँ, 8-9, मैं आज के दिन में 8-9 घंटे एस्ट्रोलॉजी देते रहता हूँ। एक सबसे बड़ा डिफरेंस आपको मालूम, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी और ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी में बड़े डिफरेंसेस होते हैं। मतलब ये कोई बोल सकता है ये बार पर मिनट होती है, वो एक पुन्नी पूरी देखते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। आप अगर मेरे पूछो कि यार मुझे सबसे बड़ा एक की डिफरेंस बताओ ऑनलाइन ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी में, आपको उसी क्वेश्चन का आंसर से रिलेटेड है इसका आंसर, तो मैं ये बोलूंगा कि ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी इज ऑलवेज टेंजिबल, एक्सेसिबल। ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एक्सेसिबल नहीं सर, कहाँ एक्सेसिबल बताओ? नहीं है। नहीं एक्सेसिबल है। अरे मैंने तो ऐसे भी किए हैं कि वो मतलब पता नहीं को पीछे एआई है, पीछे कौन है, क्या आप किस पे क्या करोगे, एक्सेसिबल तो है नहीं। कल को आपके कोई प्रेडिक्शन उनकी रेगुलर निकलते हैं, हमको डायरेक्शन लेते हैं, डिजास्टर होती है, कैसे एक्सेसिबल है?
लेकिन ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजर जो हमारे एरिया के हैं, जो सालों से लगे हुए हैं, जिनका एक नाम है ना लोकेलिटी में, वो एक्सेसिबल है ना सर, टैंजिबली या उनको छू उनके उनके बात करें। तो एक तो वो कि जब उन पे भाई बिलीव करें, क्योंकि वो एक्सेसिव, वो एक एक सेंस ऑफ मॉरलिटी उनके पास ज्यादा होगी। ऑनलाइन पे एस्ट्रोलॉजर को मॉरलिटी, वो जो इस ग्राउंड को तो 100 पे 100 फेल में मानूंगा। जो राव साहब का ये ग्राउंड है कि मॉरल एक्सीलेंट, इसमें 100 पे 100 फेल मानूंगा। हो सकता है कुछ लोग इसमें मैथमेटिकली, तो एक तो क्रेडेंशियल देखना चाहिए। अब तो और बाकी ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजी मैं समझता हूँ जो देखो सर, ट्रेडिशनली वाली बात है ना, ट्रेडिशनली जो चले आ रहे हैं, वो उन पे ट्रस्ट करना पड़ेगा उनको। ट्रेडिशनली जो कुछ स्टैब्लिश लोग हैं, वो भी टेस्ट ऐसा करना पड़ेगा कि फिर मैं उसी बात पाता हूँ कि बड़ी अच्छी बात है कि कोइंसिडेंटली, अब मैंने इन लोग को कैसे, आपके क्वेश्चन से सारा बात रिलेटेड है। जो ऑनलाइन मैंने आपको बताया कोरिलेशन किया, अभी इनकी गलतियां पकड़ी सारी, उसमें गलती कैसे पकड़ी, इन्होंने इन्होंने एक चीज डेटा दिया, वो सब मैंने आईएसओ वो गलत टेक्निकल सब बता दिया। जो मेन चीज थी कि मैंने देखा यार, ये कहीं भी पास्ट से प्रेजेंट की बात नहीं कर रहे हैं। ये गुणधर्म भी बता रहे हैं मेरे को, सब बता रहे हैं, एक मोटा भी होगा पतला भी होगा, सब एक ही लाइन में लिख रहे हैं, वो छोड़ दीजिए। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ईयरली प्रोडिक्शन दे दी, तो उससे मेरे को पता लगा ईयरली प्रोडिक्शन, मंथ वाइज प्रोडिक्शन 10 साल की थी, तो इसमें 2025 को भी इंक्लूड कर लिया। वो मेरे लिए रामबाण साबित है, ट्रम्प कार्ड ने पकड़ लिया इनके। तो कहने मतलब ये पास्ट प्रेजेंट नहीं बता पाते। तो अब आपके क्वेश्चन से कैसे रिलेट हो रहा भाई, इनके बाद आदमी फ्यूचर, आदमी इतना परेशान होता है सर, फ्यूचर में पंडित जी ये कब होगा, ये होगा तब होगा। अरे एक बार पंडित जी को चेक तो कर लो, पंडित जी मैं आई बताओ किस प्रॉब्लम के लिए आई हो। अगर एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा सर, हाँ, तो वो आप किस प्रॉब्लम के लिए बता देगा। कि क्यों आए। वो देखेगा पतंतर दशा नाथ इसका, जिस पतंतर दशा नाथ किस भाव में गोचर कर रहा है, उस भाव से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आए हो आप, गारंटी ये अच्छा एस्ट्रोलॉजर बताएगा। गुणधर्म आपके बता देगा, अभी आपके पिछले साल क्या हुआ है, जब डेफिनेटली दशा चेंज हुई, दशा संधि या अंतर, वो सब बता देगा। कहने का मतलब कि आप रिनोन एस्ट्रोलॉजर को पहचानना, आपका जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, तो पहले उससे पास्ट प्रेजेंट पूछो कुछ। हाँ, तो पास्ट पास्ट अगर आपका सही बताए, इसका मतलब ये है कि हाँ, प्रेजेंट नॉलेज है और प्रेजेंट भी है, हाँ सही बताया। हाँ, ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजर कोई नहीं बताता पास्ट प्रेजेंट सर। वो तो लकीली मैंने वो, इन्होंने जब मास में वो दिया ना 250 पेज का वो बकवास जो दी, तो उसमें वो मैंने जरूर देख लिया कि भाई ईयरली प्रोडिक्शन 2025 के जनवरी से था। वहां से पकड़ ले, जनवरी से पूरा मैप करना चालू किया, तो आज तक मैप नहीं हुआ, कहीं पे दिसंबर आ गया, आज तक एक मंथ नहीं, मैं एक लाइन नहीं मैप हुई। चलिए, इसी नोट पे हम पॉडकास्ट को यही एंड करते हैं। जी। जाते जाते हमारी ऑडियंस को आप क्या बोलना चाहेंगे कि सही और एस्ट्रोलॉजर तक कैसे पहुंचे जाए, अगर मान लो किसी को आपसे बात करनी है। नहीं, मेरे से बात करनी तो देखिए, मैंने तो अपने लिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं भाई सबकी का रिप्रेजेंटेटिव कैसे हो सकता हूँ। मैं अपनी बात तो वही स्लोगन मैंने अपने लिए डिजाइन किया है कि पहले जानो फिर मानो। आप मेरे पास आओ, एटलीस्ट मैं आपको 5 क्वेश्चन, 5 चीजें, प्रेडिक्शन, इवेंट्स और गुणधर्म रिलेटेड ना बताऊं फ्री में, तब आप मेरे फ्यूचर में पूछो। उसमें गुणधर्म भी होंगे और इवेंट्स भी होंगे। तो लेक्चर तो नहीं भाई, गुणधर्म जातक इस क्या प्रभाव का है, कि सब और जातक से ये घटना अभी घटित हुई, अनलेस एंड अनटिल मैं आपको एटलीस्ट 5 से 6, 5 से 8 नहीं बता देता, आप मेरे विश्वास मत करो सर। अगर ये क्राइटेरिया अप्लाई कर दोगे ना, कर देंगे ना लोग, सारे जितने बाजारे बैठे हैं ना पैसा बनाने के लिए, सारे बैठ जाएंगे। सिर्फ 5 से 8, ज्यादा नहीं, बता दें ना, इवेंट्स बता दें। अरे नहीं सर, हवा कहाँ इनके क्रेडेंशियल चेक होते हैं। मैंने बहुत इन डेप्थ स्टडी की, आजकल तो मार्केट में इनके काफी सारी डाटा शेयरिंग भी आ रही है कि अंदर क्या क्या घपले हो रहे हैं, तो उसमें किस तरह से रिक्रूटमेंट्स होते हैं, वो सब फ्लॉ है, वो सब भाई भतीजावाद चल रहा है वो। चलिए, फिर इस पॉडकास्ट को हम ये एंड करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।